लगा दिया जजिया कर और एक लगा दिया जकात कर। मंदिर घूमने जाता है क्या बाउंडेशन है क्या कि डोनेट करना है? करते भी नहीं है, आ जाते हैं, है ना। तो क्या मंदिर स्ट्रांग होगा? क्या रिलीजन स्ट्रांग नहीं होगा? रिलीजन को स्ट्रांग करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में एक बड़ी खास बात लगती है, जो अच्छी लगती है मुझे, वो उनके ऊपर बाउंडेशन है कि यू हैव टू डोनेट 2.5% ऑफ योर इनकम। 2.5% आपको जमा करना है, पक्की बात है, करना ही करना है आपको। तो वो जकात वो अभी भी देते हैं, लेकिन जजिया कर अब हमारा हट चुका है क्योंकि देश आज़ाद है अब हम। पहले तो मजबूरी में देना पड़ता था मुस्लिम शासकों को, अब नहीं देना पड़ता। समझ पा रहे हो उस चीज़ को आप लोग? लेकिन फिर टेम्पल मजबूत फिर होगा कैसे? लेकिन आज की डेट में दो ही टेम्पल मजबूत है सबसे ज़्यादा, इस्कॉन और दूसरा अक्षरधाम। इस्कॉन क्यों मजबूत है? आप कभी गए हो सेक्टर 22 वाले में? घी भी बिक रहा है, किताब भी बिक रहा है, कोर्स भी बिक रहा है ना, अलग अलग चीज़ें बिक रही हैं, मोमोज भी बिकते हैं, चलो शाकाहारी मोमोज भी बिक रहे हैं अंदर टेम्पल के अंदर मोमोज। ये तो बढ़िया है, तो पार्टी हो गई। सीरियसली, ये तो पहली बार सुन रहा है? सही है। तो अच्छा, मतलब मंदिर के बाहर बिकते हैं, अंदर बिकते हैं। स्पेशल डे पे गए होगे आप? अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया यार, ये तो बढ़िया, तो और सुविधा हो गई। कहीं सोचा था कि बच जाएंगे, लेकिन वहां भी उपलब्ध है तो। खैर चलो कोई बात नहीं। तो उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? पिछली बार मैं 1 जनवरी को गया था, भाई साहब मेरे को पंडित जी ने पकड़ लिया, करे बेटा इधर आओ। मैंने कहा बोलिए जी, अब क्या कर सकते हैं, रिलीजन का मैटर है। उन्होंने कहा ये गमले पड़े, तुलसी के गमले थे, उठा के छत पर रखने थे, और लेके गया, उतनी ऊंची छत है और गमले इतने भारी भारी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सेवा कर लेते हैं हम भी, लेकिन इतने में पसीने छूट गए थे। ठीक है, तो इस्कॉन मजबूत हो रहा है, रोज इस्कॉन के टेम्पल्स खुल रहे हैं, उनका पूरा सब कुछ वो दे रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम क्या है? पैसा तो डोनेट आप कुछ कर ही नहीं रहे, वहां तो दान पात्र भी नहीं बनाया, वहां पे उन्होंने ये सब चीजें बना दी सोर्स ऑफ इनकम की, कि भाई घी खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, किताब खरीद लो। और उनके बहुत सारे मेडिटेशन के कोर्सेज हैं, वो बेचने के लिए आ रहे थे मेरे को पिछली बार। तो पहले तो पूछते करते क्या हो आप? आपने कहा मैं स्टूडेंट हूँ, तो बात ही खत्म होगी, स्टूडेंट के पास तो नो सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो तो कहेंगे चलो साइड करो उसको। उन्होंने मुझसे पूछा क्या करता, मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ। तो उनको पता चला कि इनकम का सोर्स है इनके पास, तो इनको कुछ ना कुछ तो दिया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि मेडिटेशन का ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। उन्होंने मुझसे मेरी एज पूछी, मैंने कहा फिर क्या करना चाहते हैं आप? राधे राधे। मैंने कहा राधे राधे, हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है ना, क्योंकि रोज रोज कौन जाएगा, मैं एक ही दिन नहीं जा पाता, वो मेडिटेशन का कोर्स लेने के बाद रोज जाना पड़ेगा। तो एक तो हो गया इस्कॉन, दूसरा अक्षरधाम। अक्षरधाम आप लोग गए हो? अक्षरधाम सिर्फ मंदिर घूमे हो या प्रॉपर मूवी देखी है, बोटिंग की है, और वो भी किया है, नाइट शो? लेकिन आधी आबादी को तो पता नहीं कि वहां बोटिंग भी है, और पूरा भारत दिखाते हैं वो बोटिंग के थ्रू, है ना। अजंता और लोरा की केव्स दिखाते हैं, इतना बढ़िया है अंदर सिस्टम। लेकिन आधी आबादी को ये बात, टिकट 400 रुपये ले रहे हैं एक व्यक्ति से, लेकिन है इंटरेस्टिंग वो। तो सोर्स ऑफ इनकम वो 400 रुपये ना। वहां पे भी दान पात्र की सुविधा शायद होगी, मे भी, मुझे नहीं पता, वहां पे शायद है, बट दान पात्र देगा कौन? समझ में रहो ना, दान पात्र कौन देगा? समझ रहे हो ना। लेकिन ये तो देंगे ना लोग इंटरटेनमेंट के पर्पज से। तो आज की डेट में दुनिया में 2 ही संस्थान टेम्पल पे टेम्पल खोल रहे हैं, है ना। अभी अबू धाबी में खोला था दुनिया का सबसे बड़ा अक्षरधाम टेम्पल। अबू धाबी के राजा को इनवाइट कर दिया, उसने भी बोल दिया जय श्री राम। यूट्यूब पे देखा हो कभी, वीडियो आपको मिल जाएगा शायद, अबू धाबी के राजा बोल रहे हैं आकर के जय श्री राम। ठीक है ना, वो चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो भाई कुछ ना कुछ तो दिमाग चलाना पड़ेगा ना। हिंदुइज्म में बाउंडेशन तो है नहीं, तो इंटरेस्ट को ही बाउंडेशन बना लिया गया। 400 रुपये दो, और भीड़ लगी है भाई साहब। संडे को आप गलती से चले गए, रात के 12 बजे से पहले आप वहां से नहीं निकल सकते। गलती से आपका शाम तक नंबर आएगा, इससे संडे को तो जाना मत, और फ्राइडे को तो बिल्कुल मत जाना, बंद रहता है। ठीक है, आगे बढ़े हम। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम लोग ये इसके बारे में, मंदिर के बारे में पढ़ रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, आ जाओ। अच्छा एक चीज और, हिंदुइज्म में 3 बड़े भगवान हैं। वैसे हमने पढ़ा था गाइस कि वैदिक सिविलाइजेशन में सबसे बड़े देवता इंद्र थे। कौन थे? लेकिन वर्तमान में जो मूवीज आती हैं हिंदू धर्म के ऊपर, इसमें इंद्र को एक बड़ा ही, क्षमा चाहता हूँ शब्द के लिए, लेकिन एक अय्यास राजा के रूप में दिखाया जाता है। सिर्फ नृत्य देख रहे हैं, डांस देख रहे हैं, है ना, और बैठे हुए सिंहासन पे, और कुछ बात में कुछ भी बात होती है उनका सिंहासन हिलने लग जाता है ना। इंद्र रिलीजन के वाइज हिंदुइज्म में एक पोस्ट है, ठीक है ना। तो इंद्र का पोस्ट हिलने लग जाता है। तो इंद्र इतने पावरफुल राजा थे, तो इंद्र को इतना डिग्रेड कैसे हुआ ये तो पता नहीं, तो रिसर्च का विषय है। लेकिन फिलहाल हिंदू धर्म में 3 बड़े देवता को बताते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, तो महेश मतलब भगवान शिव, नयनार कहते हैं। विष्णु के जो उपासक है उसको
अलवार कहते हैं। समझ में आई बातों को? यही दो एग्जाम में आने वाले हैं। और ब्रह्मा का तो कोई पूजा होती ही नहीं है घर में। कभी आपने ब्रह्मा की मूर्ति, पूरी दुनिया में एकमात्र ब्रह्मा की मूर्ति है, एकमात्र ब्रह्मा का टेम्पल है पुष्कर राजस्थान में, वही एग्जाम में आता है बस। क्लियर है आपको? तो शैव धर्म, वैष्णव धर्म, और ये क्लियर है आपको हिंदुइज्म का, है ना। और मैंने आपको जैन फिलोसफी बता दी थी, बौद्ध फिलोसफी बता दी थी। अब आगे बढ़ जाए तो खत्म है, इसमें कुछ खास नहीं है, 3 ही सवाल 4 सवाल। नो वर्शिप ऑफ ब्रह्मा, ओनली टेम्पल इज इन पुष्कर राजस्थान में, इनका एक वो है, ठीक है ना। आगे हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा इसके बाद अब नेक्स्ट है, अच्छा एक चीज गई, अगर आप रिसर्च करोगे ना तो हमारे टाइम पे एक और क्वेश्चन आता था, चाइना में कौन सा धर्म है? 2 ही धर्म है वहां पे, या तो कोई धर्म नहीं है या बौद्धिज्म है। बौद्ध धर्म खूब फैला, तो चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड कहीं जाओगे ना बौद्ध धर्म खूब फैला, ठीक है ना। लेकिन वहां पे एक बौद्ध धर्म से पहले क्या था फिर वहां पे? तो बौद्ध धर्म से वहां पे पहले एक धर्म था जिसको कहते हैं कन्फ्यूजन धर्म। कन्फ्यूजन होता ना, इसे कन्फ्यूजन, तो उसी से नाम, एक व्यक्ति था एक्चुअली कन्फ्यूजन, उसने फिलॉसफी दी थी, उसी के नाम पे धर्म बन गया, ठीक है। तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म जितने पुराने उतना ही पुराना वो कन्फ्यूजन धर्म है, और वो अनास्तिक बनाता है लोगों को, मतलब कि कोई देवी देवता वाला कंसेप्ट वो नहीं मानता, कोई गॉड वाला कंसेप्ट वो न। चाइनीज ज़्यादातर ऐसे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद गई, मैंने आपको जब वो लाइन नंबर लाइन समझाई थी लास्ट क्लास में कि सबसे पहले स्टोन एज, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन के बाद क्या हुआ? सोसाइटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो नए नए धर्म बन गए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ये सब चला। उसके बाद फिर अब उस समय भारत में 16 महाजनपद है, कितने थे? जैसे वर्तमान में भारत में कितने हैं? 28 है और 8 यूटीज है, ऐसे ही 16 महाजनपद है। और उन 16 को 16 का अपना खुद का इतिहास है गाइस, लेकिन सबसे पावरफुल है मगध। क्या पावरफुल है सबसे? तो हमें मगध के बारे में पढ़ना है। पढ़ना चाहे तो हम बाकी 16 के बारे में भी इतना ही पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में मगध, तो मगध के बारे में चलेगा। लेकिन मगध एक कैपिटल है उस समय, 16 का पावरफुल जगह है। जैसे भारत की राजधानी समय क्या है? तो कोई यूपी से है तो भी दिल्ली में, कोई राजस्थान से है तो भी दिल्ली में, कोई बिहार से तो भी दिल्ली में, कोई एमपी से तो दिल्ली में। क्यों? क्योंकि दिल्ली राजधानी है। और जब कभी भी, इतिहास गवाह है, ये सीखने की बात है कि जब कभी भी देश की राजधानी होती है ना, वहां पे एम्प्लॉयमेंट रेट, रोजगार ज़्यादा मिलेगा। फ्लिपकार्ट की डिलीवरी 1 घंटे में हो जाएगी, है ना। जोमेटो, जेप्टो सब 10 मिनट में आ जाएंगे। कभी आप आओ हमारे यहाँ बिहार में, कोई डिलीवरी ही नहीं है, कोई पुलिस ही नहीं आएगी, 100 नंबर मिलाते रहो तुम, मिलेगा ही नहीं, कोई ऐसी सेवा वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो हम यहाँ पे उपलब्ध है, हमें बहुत सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ पे, इसलिए भी हम यहाँ पे। तो राजधानी में सुविधाएं शुरू से रही हैं। अगर जिस राजा ने बोल दिया कि भाई ये राजधानी डेवलप करनी है, तो समझ लेना कि वहाँ पे पहले जाने में फायदा है। समझ पा रहे हो इस चीज़ को आप लोग? ठीक है। तो एंशियंट टाइम पे कौन राजधानी थी? समझ लो एक तरह से राजधानी नहीं थी, वैसे तो ये अपने आप में एम्पायर था, लेकिन मगध सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा डेवलप था। पीरागढ़ी से लेकर के आपका ये बहादुरगढ़ तक, ये जितनी भी आप बेल्ट देख रहे हो ना, दुनिया के सबसे ज्यादा जूते यहीं पे बनते हैं, दुनिया के। तो कभी आप फैक्ट्री, कभी आप फाटक पर खड़े हो जाओ सुबह 9 बजे, इतनी भीड़ आपको जाते हुए मिल नजर आएगी, आप सोच नहीं सकते। रोजगार मिल रहा है ना। तो वो सारी चीज, तो इंडस्ट्री है, तभी तो लोग आए हैं ना यहाँ पे। तो राजधानी में इंडस्ट्री होगी, सब कुछ होगा, तभी तो ये सारी फायदा होगा। जबकि बहुत पहले तो गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन वाली इंडस्ट्री को तो यहाँ से हटा के साइड कर दिया, किसी को सोनीपत भेज दिया, किसी को पानीपत भेज दिया, हटा दिया यहाँ से। लेकिन अभी भी इतना है कि लाखों लोगों को यहाँ से रोजगार मिलता है, ठीक है ना। आगे की बात करें अब, चलो आज नेक्स्ट की बात करते हैं। तो महाजनपद में कितने महाजनपद है टोटल? 16, और 16 महाजनपद में सबसे पावरफुल क्या है? मगध है, ठीक है ना। लेकिन इसकी जानकारी हमें मिलती कहाँ से है कि 16 महाजनपद हैं? तो ये मिलती है हमें बुक से जानकारी। किससे मिलती है? तो 2 बुक्स हैं, एक जैन धर्म की किताब है और एक बौद्ध धर्म की किताब है। तो कौन सी किताब है देख लो आप लोग एक बार। तो ये 16 महाजनपद है गाइस। कौन कौन से 16 महाजनपद हैं वो भी एक बार नजर डाल लो आप लोग। मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी मगध है, अंग है, विजय है, मल है, कौशल है, पांचाल है, कुरु है, सूरसेन है, मत्स्य है, अवंती, चैत्य, वत्स, अशक, गांधार और कंबोज। तो महाभारत के जो कैरेक्टर्स आपको याद हैं? कर्ण याद है? कर्ण किस देश का राजा था? उसका पूरा नाम क्या था? उसका पूरा नाम, उसको पूरा कहते थे अंगराज कर्ण। तो किस देश का राजा था वो? अंग का राजा था। और वो शकुनी, शकुनी कहाँ का था? गांधार नरेश, वो यहाँ का था। मामा जो थे इनके, भगवान ऐसे मामा किसी को ना दे, मामाओं का तो रोल बड़ा खतरनाक है इतिहास में, इसलिए आई डोंट लाइक मामा।
ठीक है ना, माई मामा एज वेल, ठीक है ना, लेकिन मेरे मामा थोड़े डेलीकेटेड है, हर मामा एक जैसे नहीं होते, और वैसे मैं अपने जाता ही नहीं अब तो खैर, ठीक है। अच्छा, पांचाल भी था जो पांडवों का था, कौरवों का कुरुक्षेत्र था, ऐसे ही सबका अपना अपना था। ऐसी गई एक जगह कौन सी है, अवंती, अवंती की कैपिटल, अवंती अभी समझो उज्जैन वाला इलाका है, अवंती की कैपिटल थी महिष्मती, सुना है नाम, बाहुबली नहीं देखी तो बाहुबली, अब महिष्मती का इतिहास अगर पढ़ाने चालू करूँ ना अभी मैं, तो बाहुबली के सारे कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे, सारे कैरेक्टर। लेकिन फिल्मों से हम हिस्ट्री का डिसीजन नहीं कर सकते, हिस्ट्री से फिल्मों का कर सकते हैं, ये बात पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं क्या इस बात पे, है ना, कि हिस्ट्री आप फिल्म देख करके आप हिस्ट्री का डिसीजन ना करिए तो बढ़िया है, क्योंकि फिल्म साहित्य होती हैं और साहित्य में इमोशन होता है, ठीक है ना, और इतिहास इमोशन पे नहीं चलता है, ठीक है। चलो फिर कितने महाजनपद थे टोटल, 600 BC में थे। तो इन 16 महाजनपदों की जानकारी किससे मिलती थी, तो दो चीजों से मिलती है गाइस, एक मिलती है बौद्ध धर्म की एक किताब है जिसका नाम है अगुंतर निकाय, क्या नाम है, और एक जैन धर्म की किताब है जिसका नाम है भगवती, तो इसके लिटरेचर डॉक्यूमेंट में ये जानकारी हमें मिलती है, ठीक है ना। आगे की बात करें, और इन सभी में सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्या था, तो मगध के शक्तिशाली होने के कई कारण थे, मगध के शक्तिशाली होने के कई, मगध बिहार वाला इलाका, कौन सा वाला, बिहार वाला इलाका, ठीक है। तो बिहार वाले इलाके में जो मगध था ना, ये शक्तिशाली क्यों था, क्योंकि इसके, अच्छा एक बात बताओ, अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाए और आप मान लो पाकिस्तान से हमारी लड़ाई, करगिल वॉर हो जाए, वो किस पे बैठे हैं, वो बैठे हुए हैं किसी पीक के ऊपर, चोटी पे बैठे हैं और हम नीचे हैं, तो उसको फिजिकल फायदा है, टेरिटोरियल फायदा है उसको कि वो चोटी के ऊपर बैठा है, तो उसको नेचर बाय नेचर ही इसको फायदा मिला हुआ है। इसी तरीके से जो मगध था ना, ये पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है, तो इसको फायदा है, प्लस में पहाड़ों से जब हम उसको खोद रहे हैं, पहाड़ों को उसमें से ओर्स निकल रहे हैं, आयरन निकल रहा है, मेटल्स निकल रहे हैं, तो वो फायदा है उनको। हाथी, जंगल वाला इलाका, हाथी आती है उनके पास, तो वो उनको फायदा है। तो बहुत सारे फायदे हैं जिसके कारण से मगध को बाय द गॉड ग्रेस, उनको नेचर बाय नेचर बाय गॉड जो करना है वो पावरफुल, कई समय तक, लंबे समय तक पावरफुल बने रहे। लेकिन आप देखना, इतिहास पढ़ा रहा हूं मैं आपको, कुछ समय के बाद मगध का जलवा खत्म हो जाएगा, और मगध के बाद पॉपुलर हो जाएगा कन्नौज। क्या पॉपुलर हो जाएगा, कन्नौज कहाँ है, यूपी, अवध, कन्नौज, ठीक है ना। आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, और लगभग 1000 साल बाद, यानी 500 AD में जब हम चले जाएंगे तो कन्नौज आ जाएगा। कन्नौज के बाद फिर मुस्लिम अटैक्स होंगे, तो फिर लाहौर पावरफुल हो जाएगा, ठीक है ना। लाहौर के बाद फिर आगरा, फिर दिल्ली, फिर औरंगजेब कहेगा नहीं इधर नहीं रहना, साउथ में चलो, तो औरंगाबाद, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजें जो है, औरंगाबाद बिहार वाला नहीं, औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला, बिहार में भी एक है, ये जितने इलाके देखते हो सब डबल डबल है यार, इसलिए तो पिन कोड होता है। हाँ, मैं एक बार जयपुर एग्जाम देने, वहाँ तिलक नगर देख रहा हूँ, वहाँ मैं वैसे कि मंगोलपुरी नहीं सुना, बाकी सब सुना मैंने, तो बता रहा हूँ इस चीज़ को आप लोग, तो मैं ये बहुत पहले की बात है, तो सारे छोटे मोटे इलाके रिपीटेड होते हैं हर जगह, ठीक है ना। आगे की बात करें, अच्छा, अशमक एक ऐसा जनपद है जो साउथ में अकेला था, अशमक एक ऐसा जनपद है जो साउथ में, तो दक्षिण में गोदावरी रिवर बह रही है, उसके साउथ में था और अकेला था, साउथ में एक मात्र था, सारे के सारे ज्यादातर किस तरफ थे, नॉर्थ में थे। आगे की बात करते हैं। अच्छा, और क्या क्या इसमें और देख लो, विश्व का पहला गणतंत्र, गाइस व्हाट इज गणतंत्र, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, भारत का पासपोर्ट देखा आपने, उस पर लिखा है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, क्या लिखा रहता है, जिस देश के पासपोर्ट के आगे रिपब्लिक लिख दिया जाए, रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, समझ लेना कि वहां पे डेमोक्रेसी है। क्या है वहां पे, डेमोक्रेसी बोले तो यानी कि वहां पे जो उस देश का जो मुखिया है, भारत का मुखिया कौन है, प्रेसिडेंट, कौन है मुखिया, नाम मात्र का ही लेकिन मुखिया तो है। तो फिर प्रेसिडेंट जो है चुनाव लड़के आया, इसका मतलब वो राजा नहीं है, और यहाँ पे राजा का बेटा राजा नहीं बनता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो दुनिया में सबसे पहले ये जो पहले जो डेमोक्रेसी चली वो कहाँ पे चली, लिच्छवी में चली, वो इधर थी, है ना, बिहार की साइड में थी। आगे की बात करते हैं, तो ये 16 महाजनपद है, ये इनकी कैपिटल है, जैसे काशी की ये है, कौशल की ये है, अंग की ये है, अंग देश का था ना चंपा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मगध की राजगिरी थी और गिरिव्रज थी, विजय की वो थी, विजय तो पता नहीं, विजय कुछ होगा आपका अलग से, मल्ल, चेदी, वत्स, है ना, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, ठीक है ना, हाँ वज्जी होगा, वो वज्जी होगा, टाइपिंग मिस्टेक, हाँ। और अवंती की उज्जैन थी या महिष्मती थी, ठीक है ना। बाकी ध्यान रखना, कभी कभी भूले भटके एक आधे का पूछ लेगा तो पूछ ले, लेकिन आते हैं, है ना,
आपको मोटे मोटे तौर पे ध्यान रखना, याद रखना पड़ेगा, कोई ट्रिक बोल के याद रखें, ऐसा बहुत सारी ट्रिक मिल जाती है इनकी वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, हम लोग मगध एम्पायर की बात करते हैं। तो प्राचीन काल में टोटल कितने महाजनपद हमने पढ़े, और उसमें सबसे पावरफुल कौन सा था, मगध, जो कि बिहार के ना, अच्छा बिहार का मैप ऐसा है कुछ कुछ ऐसे इस तरीके से, मतलब इधर यूपी है, ये बिहार है, और ये इस तरीके से है, किस तरीके से, मतलब बीच से दबा हुआ, और बीच से कौन सी नदी बह रही है, गंगा रिवर, बीच से क्या बह रही है, ऊपर है नेपाल, ऊपर क्या है, तो नेपाल वाले पानी छोड़ते हैं, और जब इस तरह का स्लोपी डिजाइन है तो जैसे बात बाढ़ आएगी, तो बाढ़ आती है इसलिए वहां पे, है ना, बिहार की एक समस्या बाढ़ भी है वहां पे, ठीक है ना। तो यहाँ से जो नदियां आती है वो अपना रास्ता बदलती हैं, उसमें सबसे ज्यादा रास्ता बदलती है कोसी, एक रिवर है बिहार की, जिसको बिहार का शोक कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, बिहार का शोक कहते हैं इसको, समझ में आ रही बात आपको। तो बिहार का मैप क्लियर आपको स्क्वायर टाइप का होता है, कुछ कुछ मोटे मोटे तौर पर जानो, ठीक है ना। अब आगे की बात करते हैं। तो बिहार में भी जो दक्षिण बिहार है, कुछ कुछ इस तरफ वाला इलाका जो है गया, और ये मगध का इलाका था, पूरा बिहार का नहीं, ठीक है ना। अब आगे की बात करते हैं, और क्या कह रहा है आपका, अच्छा मगध वंश पे गाइस, मगध एम्पायर पे बहुत सारे राजाओं ने शासन किया, मगध एम्पायर पर बहुत सारे राजाओं ने शासन किया। उसको याद करने का ट्रिक क्या बताया मैंने आपको, हसीना माशुका ग्रेट प्लेयर, है ना, हसीना माशुका, ठीक है। इस ग्रेट प्लेयर पे ज्यादा ध्यान मत देना, लेकिन इस पर ध्यान रखो। सबसे पहले हर्यक वंश, क्या वंश है, फिर उसके बाद कौन सा वंश है, शिशुनाग वंश है, फिर उसके बाद नंद वंश है, फिर उसके बाद मौर्य वंश है, फिर उसके बाद शुंग वंश है, फिर उसके बाद कर्ण वंश है, ठीक है। उसका गुप्ता, पल्लव, सातवाहन, बहुत सारे आते हैं, बस ये ट्रिक बनाने के लिए जीपी लिख दिया है, लेकिन इसमें बहुत सारे वंश आएंगे अभी याद लास्ट में, ठीक है ना, क्लियर है। तो हर एक वंश में सबसे पहले, ये मगध पर सबसे पहले कौन सा वंश आ जाता है, हर्यंका डायनेस्टी। लेकिन गाइज ये ऑफिशियल है, अगर आप महाभारत देखोगे ना, तो महाभारत पे था मगध नरेश जरासंध, वो जरासंध जिसको बीच से फाड़ दो तो जुड़ जाता था, देखा है कभी सीन, नहीं। जरासंध एक व्यक्ति था जिसने जो है, ऐसा कहते हैं कि शायद वो अपर कास्ट से नहीं था, मतलब लोअर कास्ट से था, और उसका क्षत्रियों से ना दुश्मनी चलती थी, राजाओं से जो दुश्मनी चलती थी, जैसे परशुराम की चलती थी। भगवान परशुराम ने भी तो क्षत्रियों से क्या कर दिया, धरती को फ्री किया था। तो उसने बहुत सारे राजाओं को पकड़ा और उनकी रानियों को जो है अरेस्ट कर लिया, है ना। तो उसमें जो है भीम का जो है ना, उनसे लड़ाई करवाई उसकी, किसकी, जरासंध से। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि जरासंध को अगर आपने बीच से फाड़ दिया ना, अगर पैर पे पैर रख करके, तो वो वापस से क्या हो जाएगा। तो कृष्ण ने उनको हिंट दिया कि भाई फाड़ने के बाद ऐसे उल्टा फेंको, साइड में रखोगे फिर से अटैच हो जाएगा। तो उनको तिनके से एक फाड़ करके एक डेमो दे करके मूवी में दिख जाएगा आपको, दिखा दिया ऐसे, है ना, अलग अलग कर दिया, ठीक है। और इस तरीके, और 16,000 रानियों को भी फ्री करवाया वो। उन 16,000 रानी से ब्याह कौन करेगा, ठीक है ना, क्योंकि अब तो वो अपवित्र हो गई, क्योंकि किसी ने अरेस्ट कर लिया, कौन मानेगा उनकी पवित्रता कि वो पवित्र हैं अब। तो वो उनके ऊपर लांछन ना लगे, है ना, इसके लिए कृष्ण ने उनसे सिंबॉलिकली शादी कर ली, सिंबॉलिकली, ठीक है ना, मतलब उनको रहने के लिए आप जगह देंगे, उनको रहने के लिए जो है वो। तो ये जो कहा जाता है कि 16,000 रानियों का शादी हुई, इसका ये मतलब नहीं कि 16,000, ऐसे तो बहुत सारे, जहांगीर की तो 8,000 थी। तो क्या वो 8,000 के साथ वो रहता था, नहीं, ऐसा नहीं है, समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग। वो सिंबॉलिकली थी, मतलब इनकी किसी से दुश्मनी हिस्ट्री में हुई, लड़ाई खत्म किससे होती थी, वैवाहिक संबंधों से खत्म होती थी। और इतिहास गवाह है, आज भी गांव में जब शादी हो जाती है ना, किसी गांव में मान लो अगर आज से 2-3 जनरेशन पहले किसी की शादी हुई है, किसी की बेटी आई और मैंने जाके बोल दिया कि फलाना की बेटी है, तो रिस्पेक्ट मिल जाती है अभी भी। शहरों में ना होता हो, लेकिन गाँव में ऐसा, वहाँ पे दिशा निर्धारित है कि इस दिशा में हमें शादी करनी है। कि बस मेरे घर में मैंने एक थोड़ी विपरीत दिशा में मेरी शादी हो गई, ठीक है। हम लोग यूपी साइड कभी शादी नहीं करते, मेरी बलिया शादी हुई है, मैंने की नहीं है, मेरी हुई है, ठीक है, फॉर योर एग्जाम, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारी बातें समझ में आ रही है आपको, आगे बढ़े, चलो आ जाओ। तो देखो महाभारत में राजा कौन डिक्लेयर हुआ, मगध नरेश जरासंध। लेकिन महाभारत की कहानी को भारत सरकार नहीं मानती, रामायण की कहानी को वो कहते हैं ये सब ना वो है, क्या बोलते हैं उसको, माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, धार्मिक कहानी का हिस्ट्री से कोई खास लेने देना, मतलब काल्पनिक कहानियां मानते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो फिर ऑफिशियली कौन राजा माना गया, फिर हर्यक वंश। और हर्यक वंश में गई जो राजा था उसका नाम था, क्या नाम था उसका, बिंबिसार। क्या नाम था इसका गाइस, दिस इज बिंबिसार नॉट बिंदुसार।
अब बिंदुसार कौन है, एक बार आ जाओ पीछे जरा, फिर से बताता हूँ। ये जो मौर्य वंश दिख रहा है आपको, इसका संस्थापक है चंद्रगुप्त और उसका बेटा है बिंदुसार। कौन है उसका बेटा? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना भाई, भारत का पहला सम्राट है ये चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि इसने अपनी टेरिटरी को ईरान, इराक, पर्सिया तक लेके गया। मतलब कि उसकी टेरिटरी अंग्रेजों की सीमा से टच कर रही थी, है ना। तो इसके संबंध भी अंग्रेजों से बनेंगे, तो शादियां भी होंगी। तो इसने शादी की अंग्रेज से, किससे? अलेक्जेंडर का सेनापति था ना, सेल्यूकस निकेटर, उसकी बेटी से शादी की। और अंग्रेज से शादी करी तो खुश भी था वो, बहू बतासे सी, ठीक है ना। उसे डीजे पे पूरी हफ्ते नाचा वो, ठीक है ना। और जब शादी कर ली, तो जब बहू बतासे थी तो बच्चे भी ऐसे ही होंगे, बतासे जैसे। तो आपने अंग्रेजों को देखा ना, उनके स्पॉट्स होता है ना, स्पॉट्स होता है ना। तो इसके भी जब ये पैदा हुआ बच्चा, ठीक है ना, तो स्पॉट्स हुए, तो इसका नाम रख दिया बिंदुसार। बिंदु बिंदु है तो क्या नाम रख दिया। लेकिन ये हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और बार बार इस पे वो कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा, ऑफिशियल क्वेश्चन है ये, कि इनमें से कौन सा मौर्य वंश का नहीं है। तो बिंबिसार नहीं है, बिंदुसार तो है मौर्य वंश का, समझ रहे हो। बिंबिसार हर्यक वंश का है। बिंबी और बिंदु, बिंदु का क्लियर कंसेप्ट। आगे बढ़े, चलो आ जाओ। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? इनकी ज्यादा कहानी है नहीं, लेकिन फिर भी चलो। इनकी राजधानी क्या है, कैपिटल राजगिरी। और ये कौन सा धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र किसने कर दी? उसके पुत्र का नाम था अजात शत्रु, तो उसके बेटे ने उसकी हत्या कर दी। और अजात शत्रु की हत्या कर दी उसके बेटे ने, उदाइन ने, है ना। पिता प्रॉपर्टी का चक्कर होगा, और क्या हो सकता है, ठीक है ना। टाइम पे लोग रिटायरमेंट नहीं लेंगे तो भाई, वो बताया था ना आपको मैंने, वानप्रस्थ जीवन, टाइम पे जा ही नहीं रहे। औरंगजेब, संभाजी, वो छावा मूवी देखी आपने? छावा मूवी आई ना, हम नमक नहीं चंदन हो कभी, है ना। और मोटिवेशन जो आ जाता है तगड़े वाला। तो छावा मूवी में किसके बारे में दिखाया गया है? संभाजी महाराज, मराठाओं के, ठीक है। इसके बारे में पढ़ाऊंगा आपको। मराठास आर एक्चुअली बिलोंग टू महाराणा प्रताप, ठीक है ना। एक बार क्या हुआ, एक बार एक पेशवा बाजीराव जो है ना, महाराणा प्रताप के एक राजा के दरबार में गए। तो प्रोटोकॉल की बात हुई कि ये हमारे बराबर बैठेंगे या हमसे नीचे बैठेंगे, या हम इनसे नीचे बैठेंगे, या दोनों नीचे बैठेंगे। प्रोटोकॉल तो होगा ना भाई। तो ये महाराणा प्रताप ने कहा कि भाई ये हमसे नीचे बैठेंगे। क्यों नीचे बैठेंगे? क्योंकि मराठा एम्पायर में जो राजा होता था उसको छत्रपति कहते हैं। क्या कहते हैं? और छत्रपति का जो मेन जो सेनापति है उसको हम लोग पेशवा कहते हैं। तो पेशवा मिलने जा रहा था तो इससे नीचे बैठा। क्यों? क्योंकि जो छत्रपति था वो एक्चुअली सिसोदिया वंश का ही था। समझ पा रहे हो इस चीज को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? जो वहां का राजा है वो सिसोदिया वंश का है, तो छत्रपति या पेशवा आ रहा था वो तो नीचे ही बैठेगा ना, उनका राजा आता तो बराबरी में बैठता। तो ये प्रॉब्लम तो शिवाजी के साथ भी थी भाई। शिवाजी जब औरंगजेब से मिलने के लिए गए ना, तो औरंगजेब ने उनको पीछे खड़ा किया था, उनको प्रायोरिटी नहीं दी, उनको बराबर में जगह। इस बात से उनको बुरा लग गया, तो फिर कहा कि भाई फिर लूटेंगे सूरत को। तो एक बार तो पहले लूट चुके थे, एक बार दोबारा लूटा, ठीक है ना। तो उनको इज्जत नहीं मिली उतनी ज्यादा, उनको पूछा नहीं, बाद में थक करके राजा की उपाधि दी थी। आगे बढ़े। तो बिंबिसार की हत्या किसने कर दी? उसके तो पिता पुत्र का कलेश चल रहा था। और ये जो संभाजी के मैटर चल रहा था ना हमारा, संभाजी को औरंगजेब ने मारा था, मूवी में देखा होगा आपने। क्यों मारा संभाजी को औरंगजेब? क्योंकि औरंगजेब जो है ना, औरंगजेब का एक बेटा था, उसका नाम था अकबर सेकंड। उसने बगावत कर दी थी अपने पिता के खिलाफ, और उसकी हेल्प संभाजी ने कर दी थी। इस चक्कर में लड़ाई चल रही थी, ठीक है ना। ऐसे ही सिखों के गुरु के साथ भी हुआ था, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़े। तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। उसके बाद बिंबिसार खत्म, नया राजा कौन बन गया? अजातशत्रु। अच्छा, पुत्र ने पिता की हत्या कर दी। इसका नाम विचारों का भी मतभेद हो सकता है, विचारों का भी मतभेद हो सकता है। तो भाई विचारों का मतभेद हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसने जैन धर्म अपना लिया। कौन सा धर्म अपना लिया? धर्म का भी मैटर हो गया। पिता का कौन सा धर्म था, इसका क्या धर्म हो गया? अब इतना जब मारा तो जाहिर सी बात है क्या, धर्म भी चेंज कर लो, ठीक है ना, बात खत्म हो गई। अजातशत्रु के समय में ही राजगुरु में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। 4 हुई थी ना भाई, याद है? RVPK याद है ना? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो राजगिरी में हुई ना पहली बौद्ध संगति, हमने पढ़ा था। और कौन था राजा?
अजातशत्रु अका अक से याद कराया था ना, अका अक से याद किया था। तो अजातशत्रु और राजगिरी और आई थिंक 383 शायद, आई थिंक एडी चल रहा था ना, हाँ 383 चल रहा होगा आई थिंक, 383 नहीं 483, कितना चल रहा था, 483 चल रहा था, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट आते हैं। अच्छा अजातशत्रु के बाद कौन आ जाता है राजा? तो इस हर्यक वंश का संस्थापक कौन है भाई? बिंबिसार या बिंदुसार? बिंबिसार। अरे क्या बोल रहे हो तुम लोग, मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। बिंबिसार है, बिंदुसार नहीं है, बिंदुसार आगे आएगा। और बिंबिसार का बेटा कौन था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु का बेटा कौन है? अच्छा इसने अपने बाप को मारा, इसने अपने बाप को मारा, ये पितृहंता वंश है। क्या बोलते हैं इसको? पितृहंता, यानी कि पैट्रीसाइड, जो पिता की हत्या करके बना हो। तो उसने, उसके बेटे ने उसको मारा, उसके बेटे ने उसको मारा। तो उदयन ने किसको मारा? अजातशत्रु। मेरे फूफा हैं एक, मेरे फूफा लगेंगे, वो घर पे आए, उनको समाज ने व्यास का टाइटल दे रखा, बिहार में ही बड़ा कॉमन है, यानी कि व्यास फूफा उनको बोलते हैं, नाम ही उनका शायद व्यास है। और वो उनसे जब भी मिलोगे ना 10 मिनट, वो रिलीजन की बात छोड़ देंगे, हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ देंगे। वो मेरे साथ वो बैठ गए 10 मिनट, तो उन्होंने मैटर छेड़ा कि यार ऐसा है मनोज बाबू, मुझे कह रहे हैं कि ये पिता की हत्या करके राजा बनने का ट्रेंड मुसलमानों में तो चलता ही आ रहा है। मैंने कहा हिंदू में भी चलता आ रहा है, तो एग्जाम्पल मैंने ये वाला दे दिया समझ पा रहे हो इस चीज़ का बोलो। तो उनकी मेरे साथ जमी नहीं, वो 10 मिनट बाद ना मेरे को जाना पड़ा वहाँ से। अब क्या करे, सीनियर सिटीजन से बहस कौन करे, तो उनकी रिस्पेक्ट के लिए मैं चला गया। मैंने कहा जो आप बोल रहे हो वही सही है, समझ रहा उस चीज़ को आप लोग, जवाब देने वाला होना चाहिए हो। कच्चे पक्के जवाब थे उनके, ठीक है। उदयन की बात करते हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ चेंज शिफ्ट कर ली? पहले राजधानी कहाँ थी? राजगिरी, अब राजधानी कहाँ शिफ्ट हो गई है? पाटलिपुत्र। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? उदयन का पुत्र। अब रूल तो ये कहता है ना कि नागदशक भी अपने बाप की हत्या करे, लेकिन नागदशक थोड़ा ढीला सा निकल जाता है, ठीक है। वो हत्या इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि उसी के मंत्री ने उसकी हत्या कर दी। उसको उसके पिता की हत्या करने की जरूरत नहीं पड़ी। नागदशक की हत्या किसने कर दी? गार्ड ऑफ ऑनर सुना आप लोग? क्या होता है गार्ड ऑफ ऑनर? क्या होता है? कभी आप देखना, कभी टीवी पर आपको दीजिए, प्रेसिडेंट जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है ना, जब वो चलते हैं या कोई दूसरे देश का जब प्रेसिडेंट आता है तो वो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। कैसा होता है गार्ड ऑफ ऑनर? तलवार हाथ में लिया है, 4 आर्मी के जवान खड़े हैं और वो ऐसे ऐसे चल रहे हैं, दैट इज नोन एज गार्ड ऑफ ऑनर, है ना। और यूं करके चल रहा है, देखा होगा आपने, तो इसको गार्ड ऑफ ऑनर का, ये सम्मान है, इसमें मिलता कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा इससे, लेकिन सम्मान की बात है। कल को मान लो इस इंस्टीट्यूट से अगर 4 बच्चे आर्मी में चले जाएं और कहते हैं कि हम सर को 5 मिनट के लिए गार्ड ऑफ ऑनर देना, तो बस एक प्राउड की बात है, कुछ इसमें खास होने वाला नहीं है, कुछ पैसा नहीं मिल जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग? तो एक दिन ये बेचारा गार्ड ऑफ ऑनर ले रहा था, क्या ले रहा था ये नागदशक? गार्ड ऑफ ऑनर। और उसी का मंत्री जो तो लेफ्ट साइड में है, पता ना, साइड में सेंटर में चल रहा है, उसके इधर नागदशक चल रहा है, सॉरी ये चल रहा है, क्या नाम है, शिशुनाग चल रहा है, उसने वही तलवार उसके दे दी, ठीक है ना। और नागदशक का काम जो है वो खत्म हो गया। नागदशक शिशुनाग, ठीक है ना, समझ रहे हो आप लोग? तो शिशुनाग ने हत्या कर दी और नया वंश बन गया। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश बन गया। तो हर्यक वंश खत्म हो गया। क्या पढ़ा हमने हर्यक वंश भाई? चलो आ जाओ, आपको रिकॉल कराता हूँ। 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 में सबसे पावरफुल कौन था भाई? मगध। मगध पावरफुल होने का रीजन आपको पता ही है कि पहाड़ों से घिरा हुआ है, उनके पास हाथी है, उनके पास ये आपका मिनरल्स वगैरह हैं, ये सब चीजें हैं। इसके अलावा 16 महाजनपदों में सबसे पहला वंश कौन सा आता है आपका? हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा, अच्छा बिंबिसार कौन से धर्म को मानता है भाई? बौद्ध धर्म को मानता है। और बिंबिसार जो बौद्ध धर्म को मानता है, तो कैपिटल क्या बनाई बिंबिसार ने भाई? राजगिरी। कैपिटल क्या बनाई? बिंबिसार की हत्या उसका बेटा कर देता है, ठीक है ना। अजातशत्रु, क्या नाम है? अजातशत्रु। उसको कुणिक भी कहता है, अजातशत्रु का दूसरा नाम क्या है? कुणिक भी है, ठीक है ना। अच्छा अजातशत्रु जब राजा बन जाता है अपने पिता को मार करके, सबसे पहले अपना धर्म बदल लेता है। पिता को मार के आया है यार, पिता को मार के आया है, उस धर्म में रहेगा तो उसको थोड़ा सा गिल्ट तो फील होगा, तो पूरी तरीके से लीपा पोती कर देता है ना। अब ड्रम वाला सिस्टम तो उस समय था नहीं कि ड्रम में लाके भरते हैं, ठीक है ना। तो जैसे भी था खुलेआम चल रहा है। उसके बाद तो उसने अपना रिलीजन बदल लिया, शायद अपने कैरेक्टर को छुपाने के लिए उसने रिलीजन बदला, मुझे लग रहा है जहाँ तक यही हुआ होगा। एक ही रिलीजन में कहाँ अलाउड है? किसी रिलीजन में ऐसा कि बाप को मार के बेटा वो बन जाए, ठीक है ना। तो उसने जैन धर्म अपना लिया। कौन सा धर्म अपना लिया? कैपिटल भी चेंज करी क्या? कैपिटल की चेंज करी थी?
हाँ अच्छा, पाटलिपुत्र कर दी थी, पाटलिपुत्र उदायन नहीं करी ना भाई, उसने कहा कैपिटल चेंज, उसने नहीं करी। लेकिन उसके समय में काम हुआ था क्या, पहली बौद्ध संगति हुई थी, धर्म कौन सा अडॉप्ट किया था इसने, और संगति कौन सी हो रही है, इसका तो सही चुन है, सेक्युलर है, इसको किसी धर्म से कोई प्रॉब्लम, पिता पुत्र का अपना पर्सनल मैटर है, पर्सनल में ज़्यादा पर्सनल है वैसे तो, लेकिन इसने बौद्ध धर्म को इसने कहा कि भाई आप संगीति कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे स्पॉन्सरशिप मैं दे दूंगा आपको, है ना, बिल का खर्चा, आने जाने का, होटल का खर्चा, टेंट का खर्चा सारा मैं दे दूंगा आपको। तो पहली बौद्ध संगति हुई, है ना, तो लोग आए रहे, सारा खर्चा कौन दे रहा है, राजा। तो इसका कारण एक है, क्या कारण है, आपने किसी को स्पॉन्सरशिप दे रखी है बौद्ध धर्म को, तो बौद्ध धर्म की किताब में आपके गुणगान तो गाए जाएंगे ना, जय हो राजा जी की। तो राजा जी लोग स्पॉन्सरशिप क्यों दे रहे हैं, ताकि हिस्ट्री में उनका नाम बचा रहे थोड़ी दिन, तो ये कारण है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो है जैन धर्म का, लेकिन संगीति को उसकी हो रही है, कब कहाँ पे हो रही है, राजगिरी, कहाँ हो रही है, और राजा कौन है, अजातशत्रु, 483 BC में, है ना। उसके बाद अजातशत्रु की हत्या कर देता उसका पुत्र, क्या नाम है उसका, उदायन, क्या नाम है, उदायन। उदायन फिर कहता है धर्म तो क्या ही चेंज करें, अब ये तो पुराना ट्रेंड हो गया, हम राजधानी बदलेंगे। ठीक है, धर्म तो क्या बदला, तो धर्म नहीं बदला वो, ठीक है ना, यह धर्म बदला था उसने, उदायन ने, धर्म के बारे में कुछ लिखवाया था मैंने क्या, नहीं। तो ये जो बाप का धर्म है वही तो धर्म होता है ना भाई, जो पिता का धर्म होता है वही पुत्र का धर्म होता है, बात सही है क्या ये। अच्छा एक बात, आजकल बड़ा एक मैटर डिबेट में चल रहा है कि अगर मान लो एक जनरल कैटेगरी का लड़का है और एक SC कैटेगरी की लड़की है, और दोनों शादी कर लेते हैं, तो लड़की का रिजर्वेशन रहना चाहिए कि चले जाना चाहिए, आपका क्या विचार है इस पर। आप जनरल वाले हो गए, रहना चाहिए, अच्छा चलो, वो कह रहा भाई सब चले जाना चाहिए, बाकियों को कोई विचार नहीं है, पति। लेकिन मान लो 2 दिन बाद लड़का मर जाए, अब कहा, एक बार पति मर जाता ना, पत्नी को कोई नहीं पूछता, धक्के मार के निकाल देंगे उसको, आप क्या सोच रहे हो। सेम कास्ट की बता रहा हूँ, वो तो फिर भी अदर कास्ट की है, समझ पा रहे हो इस चीज को, लड़कियों का जीवन बहुत खतरनाक है, इसलिए तो आपको यहाँ पे आपको क्या होना है, एम्पावर्ड होना है, अपनी नौकरी लेनी है, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। आपको नहीं पता आपका जीवन बदल जाएगा आपका एक नौकरी से। लड़कों का क्या होगा वो तो छोड़ दो, ये तो मजदूरों का जीवन ही है ये तो, लड़कों का तो। लेकिन लड़कियों का जीवन बहुत बदल जाएगा सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम होने से, सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम होने से। और यही कि मानो जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और उसके हस्बैंड को कुछ हो जाए ना, तो सेम कास्ट में उसको नहीं जीने देंगे, अदर कास्ट की तो बात ही छोड़ दो आप, ठीक है ना, उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। या तो उसको छोड़ छाड़ के यहाँ पे आना, अगर परिवार उसको अच्छा मिला तो भाई फिर तो बहुत अच्छी बात है कि भाई जो सास ससुर है वो उसको अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा रेयर है, शब्द रेयर होता है, मैंने बहुत कम देखा है, कलेश हर परिवार में होते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि रहना चाहिए, और मेरा भी यही विचार है कि रहना चाहिए, ठीक है ना, वो चीज़ है। आगे बढ़ जाए, चलो आ जाओ। किस पे बात कर रहे थे हम लोग, उदायन के बाद उदायन का बेटा कौन बना फिर, नागदशक, नागदशक, है ना। और नागदशक की हत्या जो है उसके मंत्री ने कर दी, जिसका नाम था, जो सबके पीछे नाग आ रहा है ना, बसंत पंचमी तो नाग का दिन होता है, आप भी अपने कुछ दोस्तों को उस दिन दूध पिलाया करो जो नाग बन चुके हैं, ठीक है। ठीक है, तो नया वंश कौन सा बन जाता है, शिशुनाग, खत्म ये वंश, आगे बढ़ जाए, चलो आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं, शिशुनाग वंश आ जाता है नेक्स्ट। इस वंश का संस्थापक कौन है, शिशुनाग ही है, और इस वंश का अंतिम इसका नाम इसी के नाम पे इसी वंश का नाम पड़ गया, ठीक है ना। इसने राजधानी कहाँ ट्रांसफर कर दी, पहले राजगिरी फिर पाटलिपुत्र। अच्छा, पाटलिपुत्र किसने राजधानी ट्रांसफर की थी, उदायन ने। तो पाटलिपुत्र को स्टैब्लिश करने का क्रेडिट किसको जाता है, उदायन को जाता है। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है, पटना। बिहार की राजधानी क्या है, पटना, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, चलो आ जाओ। शिशुनाग के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक का शासन था हुआ। शिशुनाग के बाद उसका बेटा कौन बना, इसमें पिता पुत्र को मार, ये अशोक नहीं है, ये क्या नाम है इसका, ये अशोक का लाइट वर्जन है, ठीक है ना, कालाशोक है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, कालाशोक के बारे में पढ़ लो। अच्छा देखो, अभी मैंने आपको 4 बौद्धिस्ट काउंसिल बताए थे ना, RV और अशोक, अकाक बताया था। तो राजगिरी में जो बुद्धिस्ट काउंसिल थे उसका क्या नाम था, अजातशत्रु।
फिर वैशाली में हुआ उसका क्या था, कालाशोक। तो यही राजा है जिसके समय में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। ठीक है ना, आगे बढ़े। तो वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पुनः पाटलिपुत्र को क्या बनाया अपनी, मतलब पहले राजगिरी थी, फिर पाटलिपुत्र, फिर वैशाली, अब वापस से पाटलिपुत्र, राजगिरी नहीं गए। ठीक है ना, इसी के काल में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। ठीक है ना। और बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र के अनुसार काकवर्ण को अपनी राजधानी, काकवर्ण ये काला दिखता था इसलिए इसका नाम कालाशोक रख दिया था। तुम्हें नहीं पता बिहार में बड़ा प्रॉब्लम है बच्चे के साथ। बिहार में ना घर में ही नाम अजीब अजीब रख देते हैं लोग बाग, बाहर की तो क्या ही कहें। ठीक है ना। ठीक है, एक लाइन से 3 लोग बैठे हुए हैं, वो जानते हैं क्या है वहाँ पे, अच्छे खासे नाम को बिगाड़ देते हैं वहाँ पे, बर्बाद कर देते हैं। ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, कालाशोक। अब इसका कलर डार्क होगा तो बेचारे का राजा है तो क्या हुआ, कोई इज्जत नहीं है भाई की। समझ पा रहे हो चीज का आप लोग। तो इसका ये कालाशोक मतलब कैसा दिखता था, काक वर्ण मतलब कौवे जैसा कलर था। काक मतलब कौवा, वर्ण मतलब रंग। रेसिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, बस बात बता रहा हूँ जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है। ठीक है ना। बाणभट्ट द्वारा रचित, हर बाणभट्ट था एक बंदा, उसने किताब लिखी, क्या नाम था किताब का, उसमें कहा कि ये जो बंदा है ना कालाशोक, इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में एक दिन घूम रहा था। ये कौन घूम रहा था, जिसका नाम क्या है, काकवर्ण भी है। ठीक है ना। और एक दिन जब राजधानी में घूम रहे तो एक आदमी था महापद्नंद, क्या नाम था आदमी का, उसने इसको मार दिया चाकू। इसका काम हो गया 35। ठीक है, ठीक है, इसका काम खत्म कर दिया इसने। बार आप लोग, तो इसको मार दिया और नया राजा कौन बन गया, महापद्म नंद। ठीक है ना। और नंद वंश नाम के पीछे क्या लिखा हुआ है, नंद लिखा हुआ था। नया राजा कौन बन गया, नंद वंश। ठीक है ना, खत्म हो गया। तो एक बार रिपीट कर लो मेरे साथ आप लोग, कौन सा वंश है ये, हर्यक वंश का शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश राजा बनता है और अपने नाम पे ही वंश का नाम रखता है। किसकी हत्या करके राजा बनता है ये, नागदशक की। ठीक है ना, नागदशक का मंत्री था ये, और ये बन गया राजा। उसके बाद इसका बेटा है कालाशोक, क्या नाम है, कालाशोक। और कैपिटल को भी ये लोग चेंज कर रहे हैं, वापस से कहाँ पे कर रहे हैं, पाटलिपुत्र। कैपिटल ध्यान में रखनी है भाई थोड़ी सी। ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, कालाशोक के समय में जो सबसे जरूरी काम हुआ वो आपका सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। क्लियर है बात। अच्छा एक चीज आपने देखी, नोटिस करी, बौद्ध धर्म में कास्टिज्म आ गया था, क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्राह्मण। इसको आप सीक्वेंस में पढ़ो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ज्यादा सही रहेगा क्योंकि सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्यों बने, सोसाइटी में जो शूद्र थे, जो लोअर कास्ट था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो कौन से धर्म बने, जैन धर्म। और ये पॉपुलैरिटी इनको इसलिए मिले क्योंकि उन्होंने सोसाइटी के उन वर्ग को उठाया जो वर्ग को समाज छोड़ रहा था। महिलाओं को भी हेल्प करी, महिलाओं को भी उन्होंने बताया। हमने पढ़ा था ना कि जैसे बौद्ध धर्म में जो अपनी मौसी को उन्होंने अडॉप्ट करवाया, प्रजापति गौतमी को, राइट। तो ये सारे काम हुए। तो कहने का मतलब ये है, अच्छा इन राजाओं के धर्म क्या है, कोई जैन धर्म अडॉप्ट कर रहा है, कोई बौद्ध धर्म। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये सारे के सारे राजा जो थे ये अपर कास्ट का इसमें से कोई भी नहीं था। धर्म जो बने जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसको बनाने वाले लोग क्षत्रिय थे, हमने पढ़ा था पीछे। गौतम बुद्ध भी ज्ञात्रा कुल के थे, महावीर स्वामी, इससे पहले पार्श्वनाथ, सारे के सारे अपर कास्ट के थे। लेकिन ये राजा अपर कास्ट के, ठीक है ना। तो कौन राजा अपर कास्ट का हुआ, कोई नहीं हुआ। हमने पढ़ा ना हसीना माशुका ग्रेट पर, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म अपनाया था, उनके वहां भी जैन और बौद्ध का ट्रेंड चल रहा था। उसके बाद फिर आया आपका मौर्य वंश के बाद आएगा इस क्या, शुंग वंश और कर्ण वंश। ये जो शुंग और कर्ण है ना, ये दोनों ब्राह्मण थे। शुंग और कर्ण कौन थे, तो वैदिक सिविलाइजेशन के बाद इतने 100 सालों के बाद वापस से शुंग और कर्ण आए जो कि क्या थे, अपर कास्ट वाले थे। बाकी सारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अडॉप्ट कर रहे थे। क्लियर है बात आपको, ठीक है ना। तो वो जो शुंग और कर्ण जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम हेडिंग लिखेंगे ब्राह्मण साम्राज्य। हेडिंग क्या लिखेंगे, क्योंकि ब्राह्मण वंश से आ रहे हैं इसलिए ब्राह्मण साम्राज्य। लेकिन ज्यादा दिन चल नहीं पाई, ज्यादा दिन चल नहीं पाई, क्योंकि 2 ही वंश है, शुंग वंश और आए और गए, खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि वो जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने अपनी टेरिटरी को बढ़ा दिया था ईरान, इराक, पर्शिया तक। तो अंग्रेजों को खबर हो गई थी इस बात की कि भाई अब पैसा ही पैसा है यहाँ पे। अंग्रेजों ने अटैक करना चालू कर दिया, अंग्रेजों ने अटैक करना
अंग्रेजों ने अभी अटैक नहीं किया 1400-1500 में वास्को डिगामा आ गया, नहीं। ठीक है ना, वास्को डिगामा ने भारत की खोज कब की थी? 1498 में भारत की खोज की थी। अगर वो ना खोजते तो हम बिना खोजे ही रह जाते, है ना। नहीं, भारत की खोज थोड़ी की थी, भारत में आने वाले रास्ते की खोज की थी, जिसको केप भारत तो पहले से ही है, खोज क्या करी आपने, समझ पा रहे हो उसी को। तो भारत को आने वाले रास्ते की खोज की, जिसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं। अफ्रीका के आते हैं ना सीधे 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 सीधे, आपको पढ़ाऊंगा तो आगे बताऊंगा, ठीक है। चलो वापस आते हैं हम लोग। तो हम लोग किस पे थे? हम लोग काक वर्ण पे थे। तो दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हो गई, उसके बाद ये खत्म हो गया। एक दिन ये काला शोक बाण भट्ट की किताब में मिलता है, हर्षचरित में। हर्षचरित आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। उसमें बाण भट्ट कहता है कि एक दिन भाई ये बंदा घूम रहा है, कौन? काकवर्ण, ठीक है ना। और एक बंदा उसको मिलता महापद्नंद, लोकल होगा, लोकल विधायक, उसने उसको चाकू मार दिया, ठीक है। उसके बाद नया वंश कौन सा बन गया? नंद वंश। और नंद वंश का संस्थापक कौन बनेगा फिर? महापद्नंद बनेगा। अब ये महापद्नंद भाई ये बड़े पावरफुल राजा है, थोड़ा सा ये ढीला नहीं है, ना ये मीठा है, ना ये खट्टा, ना ये चटपटा, ठीक है ना। ये अलग ही लेवल पे चल रहा है, पावरफुल राजा है। और इसने कलिंग पे अटैक किया। किस पे अटैक किया? मुझे हिस्ट्री पढ़ाने के लिए इनकी जरूरत नहीं है, मेरे पे छप चुका है दिमाग में सब, बोल बोल के ना एक्सपर्ट हो चुका हूँ मैं। किस पे अटैक किया? बस मेरे साथ आप लोग ना एनर्जी तरीके से बोला करो। यहाँ पे आया करो शाम को, कुछ खा पी के आया करो, खाली पेट मत आया करो, खाली पेट आवाज़ नहीं निकलेगी, ठीक है ना। तो कुछ खा पी के आया करो, और पूरा पार्टिसिपेशन चाहिए आपका, तभी क्लास में मजा आए, ठीक है ना। पड़ोसी को चुप कराने के लिए आना पड़ जाए कि मास्टर जी बहुत तेज बोल रहे हैं, बच्चा थोड़ा धीरे करो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं। तो महापद्नंद राजा बन जाता है। महापद्नंद एक एफर्ट लगाता है, पहले तो कलिंग पे अटैक करता है। कलिंग कहाँ है वर्तमान का? कलिंग कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा पता ना कहाँ पे है? समुद्र के किनारे है या समुद्र के से दूर है? किनारे है। जो जगन्नाथपुरी टेम्पल उड़ीसा फेमस है। तो कलिंग पे अटैक करता है। और उस समय लोग ना कलिंग में ना, वहाँ पे एक भगवान की मूर्ति होती थी, जिन की मूर्ति। जिन, क्या नाम है? वह जैन धर्म में भी जिन होते हैं, वैसे हमने पढ़ा था शायद, है ना। जिन का मतलब विजेता। तो जिन की मूर्ति को उठा लाता है कौन? महापद्नंद। महापद्नंद उठा लाता है, और कलिंग वाले इसका बदला कई सौ साल बाद लेते हैं उससे। मतलब मगध से वो जिन की मूर्ति वापस लाते हैं 300-400 साल बाद। इतिहास में ऐसे बड़ी कम ही कौमें हैं जो अपने रेवेंज को याद रखती हैं। उसमें से एक कौम है पंजाबी सिख। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ना, जनरल डायर ने सबको गोली मार दी, तो एक बच्चा बच गया था उसमें। उसने 40 साल बाद जाके जनरल डायर को मारा। समझ पा रहे हो चीज को? 40 साल बाद तक दिल में बात रखी कि इसको मारना है, और खर्चा भी उठाया, पूरा लंदन जाकर के मारा, ठीक है ना। और भी बहुत सारे हैं। पंजाब के किसानों में किसान बिल का विरोध था, तो उसका खामियाजा मोदी जी को चुनाव में करना पड़ा। कितनी भी टोपी पहन ले सरदारों की, लेकिन बात तो नहीं बन पाई ना, हार गए ना चुनाव। वहाँ तो आम आदमी पार्टी जीत गई ना। तो इसका मतलब पंजाब के लोगों ने साथ नहीं दिया, तो उनकी तौहीन है, तो उन्होंने याद करा, इसको रिकॉल कराया। इंदिरा गांधी ने कर दिया, है ना, कि भाई वो खालिस्तानियों को हटाने के लिए उन्होंने जूते पहन करके आर्मी का ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जहाँ तक मुझे नॉलेज। तो इसके अगेंस्ट में भी कार्रवाई हुई। समझ पा रहे हो इस चीज़ को आप लोग? तो ये वो कौमें हैं जो कभी भी इतिहास को नहीं भूलनी चाहिए, सीखने वाली बात है ये भी। तो वो जो महापद्नंद ने कहाँ पे अटैक किया था? तो कलिंग से जिन की मूर्ति ले आया। पता नहीं, शायद उनके देवता में अपना भगवान देख रहा होगा शायद, ठीक है ना। तो ले आया तो ले आया, अब ले आया तो कोई बात नहीं। उस समय कलिंग वालों ने कुछ नहीं बोला। आगे की बात कर, कलिंग वालों ने बहुत समय के बाद बोला। आगे ये बात आएगी दोबारा से, देखना आगे। देखो, महापद्नंद ने कहा भी नहर बनाओ। क्या बनाओ? नहर। और लोगों को सिंचाई के लिए कहो कि भाई आप हमसे पानी लो, लेकिन फ्री में थोड़ी। नहर की सुविधा दे तो टैक्स भी तो लेंगे। तो नहर बनाया तो टैक्स की सुविधा ली, टैक्स लिया, 1/10 लिया, 1/20 लिया, जहाँ जिसकी जैसे इच्छा रही, वो अलग मैटर है। उसके बाद ये चाहिए, महापद्नंद पैसे बहुत इकट्ठे करे, और इसके कई बेटे थे। उसमें से एक बेटा था इसका धनानंद। क्या नाम था? धनानंद। तो धनानंद का बेटा था, वो राजा बनता है। धनानंद जब राजा था ना भाई, तो एक व्यक्ति का अटैक आता है भारत पे, जिसका नाम है सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर कहते हैं, ठीक है ना। सिकंदर का अटैक आता है भारत पे, अलेक्जेंडर कहते हैं। लेकिन सिकंदर ऑलमोस्ट पूरी दुनिया जीत करके आ चुका था।
उस जमाने में पूरी दुनिया का मतलब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका ये सब नहीं होता था, सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट ही होता था। समझ पा रहे हो आप लोग? उस समय अमेरिका की खोज ही बाद में हुई है, 1400 के आसपास तो अमेरिका की खोज हुई है। उस समय अमेरिका कोई जानता नहीं था। और जब 1400 ईस्वी में अमेरिका की खोज हुई है, एट दैट टाइम जब यहाँ पे लोधी और ये बाबर वाबर चल रहा था, उस समय वहां के लोग जंगली तरीके से रहते थे, मतलब कपड़े पहनने का ढंग नहीं, खाने का ढंग नहीं, आदिवासी जैसे होते हैं। तो फिर अमेरिका ने इतना ग्रोथ क्यों किया? क्योंकि अमेरिका आज़ाद हुआ 1775-76 में अंग्रेजों से। वही अंग्रेज, इंग्लैंड वाले जिन्होंने हम पे शासन किया। तो अंग्रेज 1775 में, भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 में, 5 में बता रहे हो? तो गोवा कब आज़ाद हुआ? 1961 में। तो तुम भारत को आज़ाद करो 45 में, तो यार चलो कोई बात नहीं। अमेरिका कब आज़ाद हुआ? 1775 मान लेते हैं, वैसे 75 76 कुछ कंफ्यूजन है थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन 75। अब जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, अमेरिका जो है 1775 में, तो कितने साल का गैप है? लगभग 200 साल का गैप है। वो हमसे 200 साल आगे हैं, और उन्होंने हमसे 200 साल तक उन्होंने ईमानदारी से अपने देश के लिए काम किया है, इसलिए वो विश्व पटल पर एग्जिस्ट करते हैं। आज भारत का रेल नेटवर्क का सर्वे आया है, भारत दुनिया के चौथे स्थान पे है, और वहाँ पे 68,000 किलोमीटर की ट्रेनें चलती हैं यहाँ पे लेंथ वाइज। अमेरिका में चलती हैं 2.5 लाख। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अमेरिका टॉप पे है रेलवे में, हम आर्मी में भी तीसरे चौथे पे हैं, बट ठीक है, फिर भी बढ़िया कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ईमानदारी तो हमारे अंदर भी है, ऐसी बात नहीं है, पैट्रियोटिक फीलिंग है हमारे अंदर। मुझे लगता है कि कल को अगर कारगिल वॉर हो जाए, कोई बड़ा वॉर हो जाए, और गवर्नमेंट कहता है कि भाई हमारे पास सेना की कमी है, आ जाओ, तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई एक ऐसा घर होगा जो बैक ऑफ करे किसी मजबूरी में, है ना, वो चीज़ है। तो बॉर्डर फिल्म को ताराचंद की तरह कि मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है, वो वाला सीन ना हो, मुश्किल ही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। किस मैटर पे चल रहे थे हम लोग? महापद्मनंद। महापद्मनंद के टाइम में किसने अटैक किया? अलेक्जेंडर ने। किसने अटैक किया? अलेक्जेंडर ने। अलेक्जेंडर पूरी दुनिया जीत के आ रहा है, बेचारा थक चुका है। और तुम्हें पता है कि भारत की जो एंट्री है गाइस, वहीं पे 5 नदियां बह रही हैं, पहले तो वो पार करो, और पहाड़ी इलाके हैं वहां पे, वो पार करो। सेना उसकी थक चुकी है, और वो लोग आ रहे हैं ऊपर से। कहां से आ रहे हैं वो लोग? मत आपको पता ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, ऊपर क्या है, ठंडा वाला माहौल है। अंग्रेजों का आदत है ठंड में रहने की, यहाँ पड़ रही है गर्मी, चौको लावा हो चुके हैं, हॉट चौको लावा, पिघल चुके हैं, थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। दूसरी चीज, उनके मन में खौफ है कि भाई ये जो धनानंद है ना, ये बड़ा क्रूर राजा है। कैसा राजा है? इधर धनानंद की हालत खराब है कि भाई वो अलेक्जेंडर क्रूर है। दोनों आपस में डरे हुए हैं, लेकिन वो वाली सिचुएशन थी ना मूवी में कि तू हाथ लगाना तो तू लगाना, वो वाला सीन चल रहा है, हाथ कोई नहीं लगा रहा है, दोनों डरे हुए हैं। इन दोनों की आपस में कभी कोई लड़ाई नहीं होती है, कभी कोई लड़ाई अलेक्जेंडर किसी ने इधर आने से मना कर देती है। और मैंने कहा भारत में कितने महाजनपद थे? तो जो ऊपर वाला जो एरिया है ना, वहां पे एक राजा था पोरस। क्या नाम था? पोरस ही अलेक्जेंडर को पानी पिलाता, सही, उसको हराता है। पोरस जो है पंजाब का राजा, उसको अलेक्जेंडर को, पोरस हार जाता है, लेकिन इतनी बहादुरी से लड़ता है अलेक्जेंडर कि पोरस इतनी बहादुरी से लड़ता है, अलेक्जेंडर उससे खुश हो जाता है, उसको उसकी टेरिटरी लौटा देता है। तो तुम सोच रहे हो टेरिटरी लौटा दिया तो लड़ाई क्यों, बेवकूफ़ आदमी, इतना खर्चा करा दिया, लोग मर गए। तो भाई टेरिटरी लौटाने का मतलब ये होता था कि आपको जिंदा छोड़ रहे हैं, टैक्स आपको किसको भेजना है? अलेक्जेंडर को भेजना है। समझ पा रहे हो? किसी को जब इतिहास में बोलूँ कि टेरिटरी लौटा दी, इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ दिया, आप बस अब नाम मात्र के हो, एक्चुअल में किसको भेजोगे टैक्स सारा, और जब वो बंदा चाहेगा आपको हटा देगा, ये होता था। तो पोरस से लड़ने के बाद अलेक्जेंडर आगे बढ़ता ही नहीं है, इससे धनानंद की और इसकी, अलेक्जेंडर की कभी कोई लड़ाई होती ही नहीं। ठीक है ना, आगे बढ़ जाए। आप जितना पढ़ा उसको दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको। तो नंद वंश आ गया, महापद नंद, क्षत्रियों का नाश करने वाला, इसको दूसरा परशुराम भी कहते हैं, है ना। मैंने कहा ना ये सारे के सारे किससे चिड़े हुए हैं? अपर कास्ट से, पहले से प्रॉब्लम चल रही है, तो ये सारा कुछ आगे। महापद नंद के कितने पुत्र हैं? 8, और इसमें से धनानंद एक पुत्र था जो कि आगे इसका अंतिम राजा बनता है। बीच में जानकारी इतनी है नहीं इस वंश के बारे में। धनानंद राजा बना, जो कि सिकंदर के, अलेक्जेंडर जो है सिकंदर के समकालीन, समकालीन बोले तो क्या, एट द सेम टाइम, कंटेम्प्रेरी, ठीक है ना। और उसी के समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। 303 गुना 2 कितना होता है भाई? 6 ही तो होता है। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया किसने?
सिकंदर ने। और यूनानी लेखक ने इसे अमरीज कहा है, किसको? सिकंदर को नहीं भाई, सिकंदर को तो, सिकंदर का नाम क्या है? अलेक्जेंडर। उसको हमने सिकंदर कहा है, ठीक है ना। ऐसे हमारे बंदों के भी उन्होंने नाम चिढ़ाए, ठीक है ना। तो धनानंद का नाम क्या रख दिया? अमरीज रख दिया। धनानंद के दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था चाणक्य। क्या नाम रहता था? चाणक्य। तो भाई एक दिन वो, धनानंद को तो घमंड था ना पैसे का, अमीर राजा था, बहुत ज्यादा घमंड था उसको, घमंडी आदमी था। उसने एक दिन बुलाया इन टीचरों को, और उसकी धनानंद, चाणक्य जो था उस समय तक्षशिला का वीसी था, वाइस चांसलर था, है ना। तो उसको बुलाया और सोचा कि भाई जैसे बाकी सारे के सारे टीचर खड़े हो गए, साधु खड़े हो गए उसके धनानंद के उसमें, सोचा कि चाणक्य भी खत्म खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। इस पे ऑफेंड हो गया कौन? धनानंद बुरा मान गया, और उसने उसकी चुटिया पकड़ करके जो उसको घुमाया, जैसे बचपन में टीचर घुमाते थे ना ठीक है, मेरे तो ऐसे थे सर, एक कल में पकड़ के उखाड़ देते थे जमीन से, ठीक है। तो उसको घुमाया, फिर उसको बाहर कर दिया। ये बात देख के फिर धनानंद, वो चाणक्य बुरा मान गया, और वो प्लेज लेके जाता है और एक डायलॉग मार के भी जाता है कि धनानंद, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय विनाश उसकी गोद में पलते हैं। ये बात सही है। इतिहास का टीचर अगर मैं हूं ना, तो इतिहास पढ़ाने के एक खास गुण है मेरे पास। क्या? क्या पढ़ाया जाए और क्या छुपा लिया जाए, आपके दिमाग में क्या बीज बोया जाए, ये मेरे हाथ में है। मैं हिंदुज्म को बढ़ा के दिखाऊं, या मुस्लिम्स को, या क्रिश्चियनिटी को, या किसको? समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग? तो ये मेरा दायित्व है कि मैं बैलेंस लेके चलूं, ये मेरा दायित्व है कि मैं, लेकिन यहाँ पे मीठी छुरियां बहुत हैं, ठीक है ना, जो अपने हिसाब से रिलीजन को, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग मुझे किस कैटेगरी में रखते हो, ये तो समय बताएगा। बस क्वेश्चन फंसने चाहिए एग्जाम में, किसी में भी रख लो ठीक है, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, ठीक है। तो धनानंद डायलॉग मार के चाणक्य चला जाता है कि प्रलय और विनाश जो है उसकी गोद में पलते हैं, ठीक है। तो कहते चल चल बहुत देखे तेरे से, ठीक है। चाणक्य की बेइज्जती करके चाणक्य चला जाता है वहां से। चाणक्य परेशान घूम रहा है, उसके बदला लेना, उसको किसको मारना है? धनानंद को। और धनानंद को मारना इतना आसान नहीं है। लेकिन इतिहास में एक रूल है गाइस, आजकल तो चल रहा है ना इंटरनेट पे, कि बाबर को किसने बुलाया भारत में, चल रहा है क्या? एक तो आप लोग न्यूज़ नहीं देखते हो, राणा सांगा ने बुलाया था, ऐसा कुछ न्यूज़ सुन रही है ना, चल रहा है ना। तो किसने बुलाया भारत में, ये न्यूज़ चल रहा है। तो इतिहास में ना एक्चुअली देखो, सुनो, चलो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। धनानंद चला जाता बुरा मान करके, और वो जंगल में गया, देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। और एक बच्चा ईंटों के सिंहासन पर बैठ करके खुद को डिक्लेयर कर रहा है एम्पायर ऑफ इंडिया, भारत का सम्राट। उस बच्चे को पकड़ता है, उसको ट्रेन करता है, उस बच्चे का नामकरण रखता है चंद्रगुप्त, और धनानंद को मारता है। और इतिहास में एक खास बात है कि अगर वंस यू किल द किंग, आपने अगर राजा को मार दिया, तो फिर सेना से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। समझ पा रहे हो? बाबर ने जब भारत पर अटैक किया ना, तो बाबर जिससे लड़ता था ना, बाबर के साथ कुछ निशानची लोग होते थे, तोपची लोग। वो क्या करते थे? वो सामने वाली पार्टी के राजा की आंख में मारते थे, क्योंकि बाकी जगह पे तो राजा ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है, आंख खाली है। तो ऐसे निशानची होते थे जो कहाँ पर निशान लगाएंगे, सिर्फ राजा मर गया तो कहानी खत्म। तो ये बाबर के टाइम तक ये चला है इतिहास में। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको मार दिया? कहानी सेटल हो रही है ना दिमाग में, ज्यादा तो नहीं हो रहा। तो धनानंद ने चाणक्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको मार दिया? धनानंद को, खत्म। और उसका नया राजा कौन बन गया? और उसके बाद इसने अपनी टेरिटरी बढ़ाई। किसने बढ़ाई टेरिटरी अपनी? सारा इतिहास लग रहा है ऐसे ही पढ़ा दूंगा मैं, ऐसे यहाँ से आ जाओ, कुछ यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो धनानंद के दरबार में चाणक्य आया था, जिसने धनानंद को अपमानित किया। आगे चल के इसने चाणक्य का ही दूसरा नाम है विष्णुगुप्त, उसका नाम है कौटिल्य, ठीक है ना। करता था टाइम बीतने के साथ, बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया उसको, टाइम बीत गया, है ना, इन लेटर ईयर्स एक्चुअली, ठीक है ना। बदले की भावना से चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और धनानंद की हत्या। आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ दिन स्पेशल ट्रेनिंग मिली थी एसपीजी कमांडो की, कहाँ पे? अलेक्जेंडर की सेना में। कहाँ पे ली थी? अलेक्जेंडर की सेना में। ये सब होता था, ये सब होता था। पहले के ज़माने में अलग हिसाब किताब था।
आपने एक महाभारत का ऐसा सीन देखा होगा कि एक बार क्या हुआ ना, कि एक बार आपको पता कौरव और पांडवों की लड़ाई चलती थी, कौन राजा बनेगा। तो कौरवों की तरफ से दुर्योधन और पांडवों की तरफ से युधिष्ठिर। तो भाई एक उनके जब ये डिसीजन चल रहा था ना उनके दरबार में, उस समय ना 3 लोग आए उनके दरबार में और तीनों ने क्राइम किया हुआ था। एक था ब्राह्मण, एक था क्षत्रिय और एक था शूद्र। तीनों ने हत्या की थी। तीनों ने क्या किया था? तो सबसे पहले दुर्योधन से पूछा कि भाई क्या सजा होनी चाहिए, आप तो राजा बनोगे, बताओ क्या सजा दोगे। उसने कहा तीनों को सजाए मौत दे दो। क्या दे दो तीनों को? फिर पूछा दुर्योधन से कि आप क्या सजा दोगे। तो उसने कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय को तो मौत की सजा होनी चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय की जिम्मेदारी थी कि वो समाज की, सोसाइटी की प्रोटेक्शन करे उस समय, लेकिन उसने नहीं किया बल्कि उसको मारा, तो उसको मौत की सजा नहीं दी। ब्राह्मण को चूंकि मौत की सजा नहीं दे सकते, इसलिए उसको देश निकाला दे देंगे, लेकिन शूद्र को हम माफ कर देंगे क्योंकि उसको ज्ञान। तो वहां पे ऐसा सिस्टम था पहले, कास्ट के हिसाब से सजा का प्रोविजन चेंज होता रहता था। हाँ, जेल की बहुत सारे चीजें हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, आगे इसके बारे में हम डीप डाउन पढ़ेंगे, इनकी बुक्स के बारे में, बुक्स से क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली। आगे बढ़े, तो चाणक्य आगे बदला ले लिया, आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, ये कौन है आपका? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर आपका है, तो अलेक्जेंडर में और देख लो क्या क्या आपका। सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व में। अटैक कब किया था? 326। कब अटैक किया था? 320-30 साल बाद था ना। 356 डाउन हो रहा है ना, ये तो बिफोर क्राइस्ट है। तो जन्म ये हुआ। पिता का नाम क्या है? फिलिप्स, ठीक है। और फिलिप ने 300 फिलिप कहाँ, अच्छा इसने ना कहीं एमबीए की थी। सिकंदर ने क्या कर रखा था? इसने, सिकंदर ने क्या कर रखा था? एमबीए कर रखा था। कोई पूछे सिकंदर ने क्या कर रखा था तो क्या कहोगे आप लोग? एमबीए कर रखा था। अरे ये एमबीए का क्या मतलब है? तो भाई ध्यान रखना आप लोग कि ये मकदूनिया का शासक था। कहाँ का शासक था ये? और बेबीलोन में इसकी डेथ हुई थी। बेबीलोन में क्या होती इसकी? और एरिस्टोटल इसका गुरु था। एरिस्टोटल मतलब अरस्तु, ठीक है ना। तो सिकंदर ने क्या कर रखा था? एमबीए। मकदूनिया का शासक था। उसके फादर भी मकदूनिया के थे, तो जहाँ का पिता वहीं का था बेटा ना, ठीक है ना। तो इसके फादर कहाँ के शासक थे और उसकी हत्या होगी पिता की। उसके बाद आगे ये राजा बन गया। और सिकंदर जो था वो अरस्तु का क्या था? शिष्य था। ये 3 अरस्तु ये है गाइस। कोई पूछा अरस्तु का गुरु कौन है तो, और प्लेटो का गुरु कौन है तो, नाम सुने आप लोगों ने? सुकरात का नहीं सुना? सुकरात, प्लेटो और ये सब गाइस पहले के ज़माने में, क्रिश्चियनिटी के डेवलप होने से पहले, अगर क्रिश्चियनिटी में बड़ी खास बात है, जो सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, ग्रहों के बारे में और उनके देवता के बारे में कुछ कह देना, उसको सिवा सीधे फांसी है। समझ पा रहे हो चीज़ को आप लोग? सीधे क्या है? तो किसी ने कह दिया कि भाई, आपको पता है सूर्य के सौर मंडल को लेकर के बहुत सारी अवधारणाएं आई हैं। कभी कहते हैं कि पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, कभी कहते हैं सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। तो ऐसे कई लोगों को वेस्टर्न में फांसी दी गई है। उसी में से एक व्यक्ति थे सुकरात, जिनको जहर दिया गया था बाद में, ठीक है। तो सुकरात ब्लाइंड थे। कैसे थे? एक्चुअली प्लेटो ब्लाइंड थे सर, सुकरात तो शायद दिखते थे, प्लेटो ब्लाइंड थे। सुकरात के शिष्य कौन है? प्लेटो। और प्लेटो के शिष्य कौन है? तो भाई चेला महान है, गुरु महान है। ये तीनों नाम फेमस है, तीनों दार्शनिक हैं। दार्शनिक समझते हो आप लोग? फिलोसोफर, जिसको रिलीजन, कास्ट, आत्मा, परमात्मा, इन सब पे बहुत ज्यादा ज्ञान है। समझ पा रहे हो चीज को आप लोग? और ये अरस्तु कौन है? जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को ही तो कहते हैं। जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। तो ये एक ऐसा बंदा है जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी भी है। फादर ऑफ बायोलॉजी भी, मतलब जीव विज्ञान के ऊपर किताब लिख दी, जूलॉजी, बॉटनी पे, और एक ऐसे चेले को भी ट्रेन कर दिया जो विश्व विजेता भी है। ये तो गजब का आदमी है। इसका नाम वर्सेटाइल पर्सन है। इसका तो वर्सेटाइल है ना भाई। एक मैं कंपटीशन में सिर्फ एसएससी पढ़ाता हूँ मैंने यहाँ के हिसाब से देखते हुए मैंने ऐसा सिलेबस बना लिया अपना कि कोई एसएससी पढ़े या रेलवे पढ़े उसका कवर अप हो जाएगा, या कोई और एग्जाम करे। लेकिन अच्छा तो ये होता कि मैं एक ही चीज़ पढ़ाता, सिर्फ क्या पढ़ाता? एसएससी, या सिर्फ क्या पढ़ाता? मुझे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना है। और एसएससी में भी 4 सब्जेक्ट हैं। मैं चाहता था कि मैं सिर्फ जीएस पढ़ाऊँ या मैं मैथ्स पढ़ाऊँ, लेकिन मजबूरी है कि मुझे 4 सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ रहे हैं। हालांकि जो यहाँ पे आसपास में चार टीचर जो पढ़ा रहे हैं ना, कभी उनसे अपना डाटा मैच करना आप लोग, आपको हमेशा अप मिलेगा डाटा। पूरी गारंटी इस बात की। ये मैं नहीं बताता, ये शोध करके बच्चे बताते हैं मुझे,
जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो, ठीक है। तो ये एक ऐसा आदमी है जो कि गजब का मैटर एक्सपर्ट है, बायोलॉजी पढ़ा रहा तो ऐसे ही पढ़ा रहा है कि किताब लिख दी, फादर ऑफ बायोलॉजी हो गया। फिर चेला ऐसा तैयार किया जो विश्व विजेता हो रहा है। तो इतिहास ऐसा डाउट भी करता है कि अरस्तु पहले किसी बुक का नाम तो नहीं है, किसी संस्था का नाम तो नहीं है जहाँ पे ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है शायद, ठीक है। लेकिन अरस्तु में एक्चुअल में कौन है, ये इसका गुरु है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। और अरस्तु किसका शिष्य है और प्लेटो किसका है? ये तीनों ही महान लोग हैं इतिहास के, तीनों ही पश्चिमी की दार्शनिकता में तीनों ही महान लोग हैं। आगे की बात करते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब अभियान चलाया? 326 में। सिकंदर का सेनापति क्या था भाई? देखो इसके दो सेनापति थे, वाटर वाला, लैंड वाला। एयर वाला सिस्टम तो था नहीं ना, वरना एयर का भी होता, ठीक है ना। तो ये जो था इसका स्थल सेनापति था। क्या था इसका? अच्छा ये देखो 30 साल में बंदा 356 में जन्म लेता है, 326 में आकर भारत पर अटैक कर दे रहा है, विश्व विजेता बन जा रहा है। इसका क्या मतलब है? 30 साल में इतना एक्सपर्ट, या 30 साल में मैं पता नहीं फॉर्म भरूं कि ना भरूं मैं, है ना। हमें पता ही नहीं अपने जीवन का, करियर का 30 साल में क्या करना है। तो इसका विजन तो बड़ा क्लियर है यानी कि, है ना। तो 30 साल में बड़ा अच्छा बंदा है तो फिर तो ये इसके सेनापति है, एक तो स्थल वाला और एक है इसकी लाइफ। देखो मैंने इतिहास गवाह इस बात का गाइस कि अगर किसी को 21 साल में किसी को जल्दी कामयाबी मिल जाती है ना तो वो जल्दी खत्म भी होता है, और जिसको देर से कामयाबी मिलती है वो देर तक चलता भी है। बराक ओबामा का नाम सुना है? वो डोनाल्ड ट्रंप से बहुत छोटा है एज में, लेकिन 2 बार रिटायर बन के राष्ट्रपति रिटायर हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप बड़ा है एज में, सीनियर है, काफी सीनियर सिटीजन है, और अभी भी वो राष्ट्रपति की रेस में अभी भी राष्ट्रपति है वो। कल ही उसने भारत पर 29% का टैरिफ लगाया, सुना? पता नहीं सब लोगों को। थोड़ी बहुत करंट अफेयर्स भी पढ़ लिया करो, भेजता हूँ मैं शो पीस के लिए थोड़ी, ठीक है। आगे बढ़े। तो इसका सेनापति कौन है? स्थल का। किसका? क्योंकि जल का तो कोई और है, ठीक है ना। अच्छा जब इसने भारत पे अटैक किया गया तो पंजाब के राजा कौन था? पोरस। इसका युद्ध हुआ पोरस के साथ। मैंने पूरी युद्ध की एक एक बारीकी पढ़ी पोरस के साथ इसकी। पोरस का तो ये कभी भी सामने से हरा ही नहीं सकता था, तो उसने एक छल किया। क्या छल किया? पहले उसको खूब धुआं किया और उसको कंफ्यूज करने के लिए धुआं करने के बाद ढका, फिर साइड से जाकर के जो है अटैक किया। जैसे बाबर ने भारत पर अटैक किया तो पता है कौन सा? बाबर का एक नीति है जो तुलगमा युद्ध नीति कहते हैं। क्या अटैक कहते हैं? उसमें क्या होता है कि सामने वाला दुश्मन आता है और उसको इस तरीके से बाबर अटैक कर रहा है। समझ पा रहे हो आप लोग? यानी लेफ्ट से भी, और या तो एक टुकड़ी को वो पीछे भेज दे रहा है धप्पा करने के लिए और खुद सामने से बैठा हुआ है। समझ रहे हो आप लोग? तो सेम ऐसे ही अलेक्जेंडर ने किया। आमने सामने में तो कुछ खास नहीं हो सकता था, तो ऐसा करना पड़ेगा। तो इसको हम बाबर वाले केस में पढ़ेंगे। ये तुलगमा युद्ध पॉलिसी बाबर की देन है। इसी कारण से बाबर ने 4 लड़ाइयां लड़ी, चारों जीत गया। पानी पी के, खाना खा के, चंदेरी चली घाघरा पहन के। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घग्गर का युद्ध, है ना। 4 लड़ाइयां लड़ी, चारों जीत गया, और 4 का 5वें साल तो मर ही गया वो, ठीक है ना। तो आगे की बात करें तो इसने जो है, इसने किससे लड़ाई लड़ी? पंजाब के राजा। और इस युद्ध को कहते हैं हाइडेस स्पीसीज का युद्ध। ये झेलम नदी का है बेसिकली, तो उसको झेलम का युद्ध भी कहते हैं, उसको बित्सत्ता का युद्ध भी कहते हैं। बित्सत्ता है ना, WWE का फाइटर है ये, ऐसा कुछ। खैर कोई बात नहीं, आ जाओ। सिकंदर के सेना ने व्यास नदी को पार करने से बेचारों के बाद टेंशन ही टेंशन थी। एक तो उतने अच्छी नेवी नहीं थी, उधर नेवी का काम नहीं था ऊपर में, और एक के बाद एक नदी आई जा रही है। पंजाब की 5 नदियां। भैया ऊपर से नीचे से तो भारत सुरक्षित ही है, क्योंकि 3 तरफ से क्या है? पानी से जुड़ा हुआ है। किस तरह से जुड़ा हुआ है? 3 तरफ से पानी से। आपको पता है कोई जमीन का टुकड़ा अगर 3 तरफ से पानी से जुड़ा तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रायद्वीप। क्या कहते हैं उसे? पेनिनसुलर इंडिया है ये, है ना। और ऐसा कोई जमीन का टुकड़ा जो कि किसी नुकीला सा निकला हुआ, उसको केप कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं उसको? केप। तो ऐसे टुकड़े तो हर जगह निकले होंगे। अमेरिका के नीचे भी निकला, अफ्रीका के नीचे भी निकला हुआ है। तो अफ्रीका के जो नीचे लगा उसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप, और इसको भी केप कैमेरियन पॉइंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम लोग। क्या कहते हैं इसको? केप कैमेरियन पॉइंट कहते हैं। तो केप क्या होता है? किसी जमीन का नुकीला वाला टुकड़ा। अच्छा, एक जमीन के चारों ओर पानी हो तो वो क्या हो जाएगा? द्वीप। और 3 तरफ पानी हो तो क्या हो जाएगा? प्रायद्वीप, है ना। तो नीचे से तो प्रोटेक्शन हमें नेचुरली मिली हुई है, ऊपर से प्रोटेक्शन हमें नदियों से मिल गई है, पहाड़ों से मिल गई है, ठीक है ना। ये चीज है। तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। आगे क्या कह रहा है फिर? अब सिकंदर
जो है वो 325 में लौट गया, 326 में युद्ध करा था, अगले साल वो वापस लौट गया। लेकिन जब वो वापस लौट रहा था ना, ठीक है ना, तो उसकी डेथ हो गई रास्ते में। क्या हो गई उसकी? मैंने कहा था ना सिकंदर ने क्या किया था, इसके माथे पे लिख देता हूं, क्या किया था इसने? एमबीए किया था इसने। क्या किया था? एमबीए। मतलब मकदूनिया का तो शासक था। जब ये लौट रहा था ना तो इसकी बेबीलोन में डेथ हो गई थी। मैंने पता नहीं पिछली साइड पे क्या बोला, यही बोला था मैंने, बेबीलोन में इसकी डेथ हो गई थी। और एरिस्टोटल कौन था? इसका गुरु था, ठीक है ना। तो एमबीए में बेबीलोन में जब ये रिटर्न जा रहा था तो बेबीलोन में इसकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, ठीक है ना। आगे की बात करें, सिकंदर की मृत्यु 323 में होगी, बेबीलोन में 33 वर्ष में। इसका जल सेनापति कौन था? लेकिन जल को तो अच्छा, जब ये वापस लौट रहा था ना तो इसने अपने खास लोगों को वो एरिया अलॉट कर दिए जो इसके सेनापति थे। जैसे कि वो जो सेल्यूकस निकेटर था, जिसका सेनापति था ना स्थल वाला, उसको ईरान, इराक, बगदाद वाला इलाका दे दिया। ऐसे इसको कुछ दे दिया, ऐसे पोरस को कुछ दे दिया, ठीक है ना। और वो वापस चला गया, बाद में उसकी डेथ होगी तो मामला खत्म हो गया। इसका एक घोड़ा भी था, बड़े आदमियों का तो घोड़ा कुत्ता सब याद करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो उसका घोड़ा भी था, और उसने घोड़े के लिए जो है ना अलग से जो है गाइस वो बना रखा था, एक अलग से एक शहर बना दिया था। उसके घोड़े का नाम था बुकाफेला, नाम था इसके घोड़े का शायद। इतना याद मत रखना वैसे आप लोग, ठीक है ना। बुकाफेला या बुकाफोला जो भी नाम है। इतिहास में कई सारे ऐसे हैं, जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक, ठीक है ना। क्या नाम था महाराणा प्रताप घोड़े का नाम? चेतक। ऐसे ही गाइस राजस्थान में ना बहुत सारे राजा जो थे ना दोगले भी थे। बहुत सारे राजा राजा कैसे थे? दोगले किस सेंस में थे कि वो मुगलों से या किसी विदेशी से मिल जाते थे वो, और मुखबरी कर देते थे। ऐसे ही आमेर के राजा थे एक, भारमल। कौन थे आमेर के राजा? उनकी बेटी का ब्याह अकबर से हुआ था, पद्मावती नहीं, जोधाबाई भी नहीं, हरखा बाई। मूवी में तो जोधाबाई दिखा रखा है, लेकिन मैंने कहा मूवी से अगर हिस्ट्री सीखोगे फिर तो पेपर में रह जाओगे, समझ रहे हो लोग। तो उसकी अकबर की वाइफ का नाम जोधाबाई नहीं था, क्या नाम था उसका? हरखा बाई। क्या नाम था? हरखा बाई नाम है, ठीक है। डोंट गेट। अब मूवी में तो वो है। तो हमने एक दिन पूछा भाई, ये मुगल आजम जिन्होंने ये अकबर जोधा अकबर जिन्होंने बनाई थी ऋतिक रोशन वाली, कि भाई तुमने ये जोधाबाई क्यों दिखाया? इतिहास तो जोधाबाई नहीं कहता है। तो कहता भाई तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, इससे पहले एक मूवी आई थी बहुत बड़ी मुगल आजम, उसमें भी तो जोधाबाई दिखाया, तो मुझसे जाके पूछो। क्योंकि मुगल आजम सुपर डुपर हिट थी, तो जनता के दिमाग में कौन सेट है अकबर की वाइफ? तो लोग किससे खुश? अब हरखा रख देंगे तो लोग खुश नहीं होंगे, समझ पा रहे हो इस चीज़ को आप लोग। उसको लोगों के इतिहास से क्या करना, उसको लोग खुश होने चाहिए, ताली पीटनी चाहिए, मूवी बिकनी चाहिए, बात खत्म है। उसको इतिहास से कोई लेना देना। तभी तो स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर लगा दिया ना उसने कि इस पात्र की सभी घटनाएं क्या है, अगर किसी घटना से कोई संबंध होता है तो उसे करनी से ना रिजॉल्व करेगी, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आ जाओ। तो किस मैटर पे कह रहा था भाई मैं? जब ये वापस जा रहा था तो अपने अपने सेनाओं को उसने जो है वो एरिया दे दिया। उसमें से जल वाले को कुछ दे दिया, थल वाले को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, है ना भाई, सबको मिल गया। बाद में ये खत्म हो गया। हाँ तो मैं वो बता रहा था आपको, इतिहास में कुछ राजाओं के जानवरों के नाम। तो चेतक, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक था। तो महाराणा प्रताप का अकबर से बड़ा ही दुश्मनी थी, हल्दी घाटी का युद्ध। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि अकबर का सपोर्ट कर रहे थे आमेर के राजा भारमल का पुत्र, ठीक है ना। मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, शायद आई थिंक जो हरका भाई के भाई भी थे, उनके हाथी का नाम था मर्दानी। क्या नाम था उनके हाथी का नाम? महाराणा प्रताप ने और वो महाराणा प्रताप घोड़े पे, और वो जो अकबर की तरफ से जो सेना है, थिंक शायद मानसिंह नाम है, शायद मानसिंह नाम, मानसिंह है ना। मानसिंह जो है वो उस हाथी पे बैठा हुआ है। हाइट में कौन ज्यादा बड़ा होगा? हाथी। महाराणा प्रताप के घोड़े ने छलांग लगाई और तलवार समेत मानसिंह को बीचों बीच से काट डाला। वो फोटो वीडियो आपको कभी देखते होगा इंटरनेट पे, शायद कभी वायरल होती हो, और नहीं तो सर्च कर लेना, वैसे मिल जाएगा। तो उनके घोड़े में वो दम था। तो इतिहास में कुछ घोड़े हाथियों का नाम भी मिलता है, उसमें से एक नाम है किसका? चेतक का। एक नाम है इनका बुकाफेला का। बुकाफेला का क्वेश्चन कभी नहीं देखा मैंने भाई, लेकिन ये आप एमबीए ध्यान रखना आप लोग, बस इतना ही। आगे बढ़ जाए। तो इसका स्थल सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। उसकी टेरिटरी कौन सी? ईरान इराक वाली, ठीक है ना। और अब नया राजा इधर कौन बन जाता है? धनानंद खत्म हो गया, अब कौन राजा बन जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन अब इतिहास, अब जब आप पढ़ोगे ना आप लोग, ये बड़ा इतिहास अब होने वाला। क्यों?
क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य संपूर्ण भारत का पहला सम्राट है। क्या है यह? सम्राट का टाइटल से पहले किसी को ऑफिशियल सम्राट है। क्यों? पूरे भारत को इसने एक कर दिया, यहां से लेकर बगदाद तक पूरा एक। जैसे इंस्टाग्राम पे वो जो आप देखते हो ना अखंड भारत की फोटो भगवा वाले कलर की, तो उसका क्रेडिट जाता है कि कहां से शुरुआत होती है उसकी? चंद्रगुप्त मौर्य से। और इसकी सीमाएं बगदाद तक जा रही हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जाकर किससे लड़ जाता है? सेल्यूकस निकेटर से। उसका सेनापति था ना भाई, वो राजा का वफादार था, राजा ने उसको एरिया दे रखा था कि आप भाई मौज करो। और सेल्यूकस निकेटर से लड़ता है। कौन लड़ता है? चंद्रगुप्त मौर्य लड़ता है। और चंद्रगुप्त मौर्य लड़ता है ना, तो फिर वो हार जाता है। कौन हार जाता है? सेल्यूकस निकेटर। और आपको पता है कि इतिहास में जब कोई हारते ना, तो वो अपनी बेटी की शादी करा देता है। ऐसा हुआ है कई बार इतिहास में कि वैवाहिक संबंध बन जाते हैं, ठीक है ना। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी किससे करा दी? चंद्रगुप्त। उसने कहा कि ले बेटा तू झेल, हमने तो झेला इसको बहुत, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसकी शादी किससे हो रही है? शायद ना इस 11th क्लास में शायद इसकी कोई चैप्टर भी है इसके ऊपर, नहीं 11th-12th में कोई चैप्टर भी है, हेलना नाम है आई थिंक शायद उसकी बेटी का नाम, ख्याल है ना। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर की बेटी की का नाम है हेलना, उसकी शादी किससे हो जाती है? चंद्रगुप्त अंग्रेज से शादी हुई है। तो बच्चे कैसे होंगे भाई? बतासे जैसे ही होंगे। वो बिंदुसार, उसकी एंट्री हो जाती है फिर। और बहु बतासे थी तो है ही है। फिर करें, फिर आगे बढ़े। तो अब नेक्स्ट एम्पायर कौन सा हो गया आपका? तो अब मौर्य के बारे में आप देखो, सुनो। ये जो मौर्य राजवंश है बहुत लंबा टाइम पीरियड एक तो उन्होंने शासन किया है ना, लगभग 15 और 150-200 साल इन्होंने शासन किया है। और उसमें ज्यादा राजा है नहीं, यानी इन्होंने पूरी लाइफ शासन किया ऑलमोस्ट। तो इसकी जानकारी हमें 3 जगह से मिलती है गाइस, लिटरेचर सोर्स से, फॉरेन इन्वेजन से, और आपका पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल प्रूफ से। मौर्य वंश की जानकारी हमें किससे मिलती है? आपका लिटरेचर से, यानी बुक से। तो कैसी बुक है भाई? वो जो चाणक्य था उसने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। वो अर्थशास्त्र भाई आज वाली अर्थशास्त्र नहीं है, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र जो 12th क्लास में पढ़ी है, इकोनॉमिक्स थी ना आपके पास, है ना। उस समय अर्थशास्त्र का मतलब पॉलिटिक्स होती थी। क्या होता था? और वो जो सेल्यूकस निकेटर था, जैसे आज शादी होती है लड़की की, तो लड़की का भाई आता है ना रहने के लिए 1-2 दिन, आता रहता है ना, ठीक है। ऐसे ही उस समय में जब सेल्यूकस निकेटर की बेटी की शादी हुई हेलना की, तो उसने एक राजदूत भेजा था, उसका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था? उसने किताब लिखी थी आकर के यहाँ पे इंडिका, वो बड़ी अच्छी किताब थी, उसमें भी जानकारी मिलती है। तो इंडिका के बारे में भी जानकारी है, अर्थशास्त्र में भी है, पुराण जो है पुराने उसमें भी जानकारी है। मुद्रा राक्षस एक किताब है जो कि आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों में भी इसकी जानकारी मिलती है। तो ये बुक्स है जिससे इन्फॉर्मेशन मिल रही है किसकी? फिर अब विदेशी में तो मेगास्थनीज ने आके लिखा, स्टैबो ने, कर्टियस ने आके लिखा, ये सारे बंदे आए। इसके अलावा फिर पुरातात्विक साक्ष्य की बात करेंगे तो अशोक के अभिलेखों में जानकारी मिलती है। अशोक के पिलर इंस्क्रिप्शन में, जूनागढ़ के अभिलेख में, भेवन के अभिलेख में, भेवन स्तूप में, मुद्रा वगैरह में, और मृतभांड वगैरह। मृतभांड समझो, मटके वगैरह, मृतभांड को क्या कहते हैं? मटके। तो इन सब चीजों से इंफॉर्मेशन मिलती है कि मौर्यन एम्पायर कितना बड़ा था, कितना फल फूल रहा था, कितना डेवलप था। इससे पहले वाले एम्पायर 2-2 लाइन में इसलिए खत्म हो गए, 2-2 स्लाइड में, क्योंकि इनके बारे में ज्यादा जानकारी थी ही नहीं, है ना। एक यूनिवर्सिटी थी बिहार में जिसको नालंदा कहते थे, उसको बख्तियार खिलजी ने आकर के क्या कर दिया था, तो एक बच्चे ने कहा सर अच्छा किया जला दिया, थोड़ा सिलेबस तो कम हुआ, है ना, वरना और पढ़ना पड़ जाता। ठीक है, तो इनके बारे में लेकिन पूरी जानकारी हमें मिलती है। क्यों? क्योंकि जैन लिटरेचर में भी आ चुका है, बौद्ध लिटरेचर में भी आ चुका है, इतने सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो इसलिए अब यहाँ से जो आप इतिहास पढ़ोगे वो आप थोड़ा सीरियस मोड में पढ़ना है आपको, ठीक है ना। और यहाँ से टॉपिक बड़े बड़े होंगे थोड़े से, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे हम लोग। ये चंद्रगुप्त मौर्य हमारा हैंडसम सा, ठीक है ना, गदा क्यों ले रखी इसने यार लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य की एक फोटो जो बिहार में अवेलेबल है, मतलब उसकी मूर्ति बनाई गई है, ठीक है। आज के लिए इतने रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।